दर्शकों को नमस्ते। आज हमारे साथ अभी जी, हिमांशु जी और अर्पित भैया तीनों जुड़े हैं। तो आज का जो टॉपिक सोचा था मैंने कि सोशल चेंज पे बात करेंगे, और अभी के लिए 2025 में शायद इससे बड़ा मुद्दा होगा नहीं, जैसे कि जॉब मार्केट भी जिस तरीके से बदल रहा है या फिर लोगों का जीवन भी जिस तरीके से बदल रहा है। तो एक एक करके आप लोगों से पहले तो जानना चाहूंगा कि जो एआई वाला मसला है, उसका मतलब प्रभाव आपने अपने जीवन में कितना देखा अभी तक। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो अर्पित भैया आप बताइए पहले। एआई का देखो, जॉब्स वाला मामला तो मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ ज़्यादा, क्योंकि मेरा शुरू से बिजनेस ही रहा है, तो जॉब वगैरह मैंने करी नहीं। लेकिन हाँ, सुनने में आता है कि जो लोग जॉब वगैरह में आए तो उसमें बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो खतरे में हैं। और उसके होने की वजह भी है क्योंकि यही बहुत सारे ऐसे काम कर दे रहे हैं जिसके लिए पहले हमें लोग बिठाने पड़ते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मतलब कॉल सेंटर्स वगैरह चला करते थे, तो उसमें वो कॉल सेंटर्स होते थे पूरे, वो कस्टमर से बात कर रहे हैं, तो अब वो सारी चीज़ें एआई हैंडल कर लेता है। चैटबॉट्स होते हैं, आप जाके मतलब आप उनसे बातचीत करो, वो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज देते हैं। अब उससे अब की ज़रूरत खत्म होती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि इमेजेस वगैरह जो हुआ करती थी, जो जहाँ पर हम इमेजेस परचेज किया करते थे, वो चीज़ें जो है वो एआई ने ख़त्म कर दी हैं। वो ये सब चीज़ें मतलब चेंज हो रही हैं, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो प्रोफेशनल्स हैं कुछ ऐसे, जो कि बेसिकली कुछ डेटा को लेकर और उसके बाद कोई आपको ओपिनियन देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इनका भी जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली आप देखो ना, ये लोग करते क्या हैं, इनका जो पूरा जो एक्सपीरियंस होता है, ये इनका एक तो पढ़ाई है इनकी, जो उन्होंने पूरी भी जो 2 4 5 सालों में जो कुछ भी पढ़ा, उसके बाद में इनका एक्सपीरियंस होता है कि जिस तरह के केसेस आ रहे हैं उसके हिसाब से भाई क्या होना चाहिए। अगर ये चीज़ें ये मतलब मार्कर्स दिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये वाली बीमारी इसको हो सकती है। तो बेसिकली वो एक डेटा ले रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से और अपनी नॉलेज से उसको एनालाइज कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद उसको बता रहे हैं कि भाई तुमको ये वाली बीमारी हो सकती है। अब ये जो चीज़ है एआई बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, क्योंकि उसके पास इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डेटा है। उसके पास ऐसी मतलब इतनी मेमोरी है कि जितनी कोई डॉक्टर, कोई ह्यूमन याद ही नहीं रख सकता। तो वो जो रिजल्ट आपको दे देगा, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब डॉक्टर तो क्या करेगा, आपसे कुछ टेस्ट वगैरह कराएगा, उसके बाद जो उसमें आएगा उस करंट सिचुएशन को देखकर आपको कुछ सजेस्ट करेंगे। लेकिन जो एआई है वो चाहे तो आपकी बचपन से लेकर अब तक की जो जितनी मेडिकल हिस्ट्री है उस सबको एनालाइज कर सकता है, और वो भी मिनट्स के अंदर, और उसके बाद वो आपको रिजल्ट दे सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि दिक्कत है। और दूसरी जो चीज़ है कि मैं देखता हूँ इंडिया के मामले में, इंडिया में मैं देखता हूँ कि सर्विस सेक्टर ही जो है, जो हमारा जो एक तरह से देखा जाए जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिशें बहुत सालों से चल रही हैं। और गवर्नमेंट वादा करती है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, लेकिन मोदी जी भी आए, मोदी जी ने कहा कि हम मेक इन इंडिया लेके आते हैं, मेक इन इंडिया का भी कुछ नहीं हुआ, और अभी भी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो नहीं कर रहा है। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हम जो है एक तरह से सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हैं मोस्टली देखा जाए तो, और हमारे जो लोग हैं वो भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में काम नहीं करना चाहते, वो ज़्यादातर सर्विस वाली जॉब ही, जो टेबल चेयर वाली जॉब है वही करना चाहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जुग नहीं करा, और जो नहीं करा। और इसके साथ ही अब जैसे बड़ी बड़ी जो कंसल्टेंसी फर्म थी, टाटा कंसल्टेंसी वगैरह, उसने देखो कि कितना ले ऑफ करे जा रही है। ये बहुत कंसर्निंग फैक्टर होना चाहिए हमारे लिए, और ये होगा क्योंकि जो एआई है बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर एक ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती थी वो उसको ख़त्म कर देगा। तो मुझे तो लगता है कि दिक्कत है काफ़ी इससे आने वाले टाइम में। जी, उसके बाद चलिए हिमांशु पे आते हैं। हिमांशु, आपने क्या देखा कि ये आई आपके चारों तरफ कैसे फैल रहा है? या ये मतलब जैसे मैं देखता आया हूँ अब तक, मैं 2-3 साल से मतलब कॉलेज स्टूडेंट, और मेरा नेट वर्थ का पूरा फेज रहा। तो उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे एआई आने की वजह से चीज़ें आसान हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। अब जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ता था, तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा कि अब एआई की मदद से पढ़ना मतलब बिल्कुल ईजिली चीज़ें हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल है, कुछ भी पूछना है आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो। मतलब मैं पर्सनली बेसिकली, मुझे अगर अब टीचर थोड़ा ना भी हो तो भी मैं एआई से क्रॉस क्वेश्चनिंग करके ये सब करके बहुत ईज़ी है पढ़ना। वही पहले आपको गूगल पे ढूँढना है, सब कुछ इंटरनेट पे जगह-जगह जाके रिसोर्स फाइंड करने हैं। तो उसके हिसाब से, और प्लस ऐसा भी नहीं है कि एआई गलत इन्फॉर्मेशन देगा, अगर देगा तो आप सोर्सेस वेरीफाई कर लो, वो सोर्सेस भी बताता है फिर वहाँ पे जाके। तो इस मामले में सॉर्टिंग बड़े अच्छे से करके दे रहा है एआई, और चीज़ें आसान कर रहा है। और जो अर्पित जी ने बात कही कि क्या नाम है, ये जॉब्स वाली बात, हाँ, ये भी काफ़ी सही है, क्योंकि
एट द एंड वो वर्क इजी कर रहा है, तो भाई वो सेम काम को जो 4 लोग करेंगे वो एक अकेले हैंडल कर लेगा, तो ये तो होना ही है। और ये तो हर समय हिस्ट्री में हम देखता है, हुआ जब कंप्यूटर आया उसने भी लोगों का काम आसान कर दिया। जहाँ पहले 10 लोग लगते थे वो एक कंप्यूटर अकेले कर रहा है। तो ये तो चेंजिंग चीज़ें हैं और ये तो होती हैं। एज अ ह्यूमन हमें इसके साथ अडेप्ट करना चाहिए, ना कि इसको थोड़ा सा वो करना चाहिए। उन लोग जो डर रहे हैं वो, मैं तो उनको ये सजेशन देना चाहूँगा कि भाई एआई आ रहा है तो उसके साथ आप अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करें, उससे काम होगा अच्छा। जी। अ, अभी पर आने से पहले एक लाइन बस कहना चाहूँगा कि एक पॉडकास्ट शायद देख रहा था, वहाँ पे एक जो टीचर थे उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि हाँ, मैं इस्तेमाल करता हूँ चैट जीपीटी की सवाल बनाने में, जो असाइनमेंट्स है वो देने में, और स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हम भी यूज़ करते हैं असाइनमेंट्स को चैट जीपीटी से जवाब लेने वहाँ से। तो ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो अब आप बताइए कि आप कैसे देखते हैं एआई को? इसी स्टूडेंट वाली चीज़ से रिलेट करते हुए मैं थोड़ा बताता हूँ। अभी मैं इंजीनियरिंग में था, तो आवाज़ आ रही है ना मेरी साफ? हाँ, तो अभी मैं इंजीनियरिंग में था तब क्या कहते हैं, मोस्टली लोग कोड करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये वाली सारी चीज़। तो आप चैट जीपीटी के पास जाइए, आप उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट दीजिए, वो आपको कोड लिख के दे देगा। अब जब ये हुआ तो हमारे कॉलेज में इनिशियली बहुत हू हल्ला होने लगा कि भाई ये तो और वो वर्क करने लगा था, जेनुइनली वर्क करने लगा था। आपको जो कोड मुझे खुद से लिखने में मैनुअल वर्क, जहाँ भी थोड़ा सा भी मैनुअल वर्क आ जाता है, अभी थोड़ा कोडिंग साइड का ही बता रहा हूँ, अभी टीसीएस की भी बात करी थी हमने, जो टीसीएस ले ऑफ कर रहा है। तो जो बेस पैकेजेस होते थे या फिर जो स्टार्टिंग पैकेजेस होते थे जितने भी एक लोअर एज पर, वेरिंग फ्रॉम 3 to 8-9 lakhs, ये वाला जितना भी पोर्शन था वहाँ पर डेवलपर्स जो होते थे, मतलब आईटी सेक्टर में, वो इतना कोई हाई एंड वर्क नहीं करते हैं। उनका वही बहुत छोटे लेवल पर काम होता है। ऐसा नहीं कि वो एकदम सुपीरियर लेवल पर सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो उतना वो वाला जो सारा काम है वो 1-2 लोग लगाकर चैट जीपीटी की मदद से किया जा सकता है या फिर एआई की मदद से। तो ये वाली जो चीज़ है इंजीनियरिंग में डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अब ये वाली जो चीज़ है कि टीचिंग में, इस पे तो बहुत सारे मीम्स भी ऐसे हुए थे कि अगर हमारा असाइनमेंट भी एआई से आ रहा है और हमें भी एआई से ही बना के सबमिट करना है, तो वो पूरी लर्निंग वाली प्रोसीजर जो है वो तो लूप होल हो गया। तो ये तो ऐसा है कि जब ये नहीं था उससे पहले भी लूप होल तो ढूंढते थे। अभी हमने कितनी बार देखा है कि भाई वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। तो टीचर को तो वो फिर एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है, मतलब वहाँ फिर जो दोनों टीचर का और जो स्टूडेंट का इंटेंट है वो वहाँ पर फ्लॉ है। उसमें एआई का अलग से, एआई वहाँ पर तो एटलीस्ट सिर्फ एज अ टूल या फिर ऐसा क्योंकि नया अपग्रेड आया तो उसको यूज कर रहे हैं दोनों लोग, वहाँ पर तो वैसा उसका वो है रेफरेंस। बट अगर इस तरीके से बोले जॉब के नज़रिए से या फिर क्या कहते हैं किस तरीके से लोगों की जो सैलरीज हैं वो इफेक्ट होंगी, लोगों की लाइफ इफेक्ट होंगी, उस लिहाज से अगर देखें तो जेन्युइनली होगी। अभी मैं एडिटिंग करता हूँ, आधी से ज़्यादा चीज़ें कैप्शंस वाली चीज़ है, मैनुअल वर्क है प्रॉपर, एआई की कई सारे ऐप्स आ गए हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर कॉस्ट कटिंग होती है, और जब ऐसे कॉस्ट कटिंग होने लगती है तो फिर जितने लोगों की इंप्लॉयमेंट चाहिए थी अब उतने लोग नहीं लगेंगे। कहने को अगर कोई एक बड़ी मास एजेंसी है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, उस एजेंसी में पहले 10 एडिटर चाहिए थे, लेकिन अब एआई के आने की वजह से काफ़ी मैनुअल वर्क ईजी हो जाएगा। हम पॉडकास्ट अभी कर रहे हैं, आधे टाइम मतलब आप जाइए क्या कहते हैं, अब तो हम सभी ऑलमोस्ट एडोब पॉडकास्ट से अपनी ऑडियो एडिट कर लेते हैं, वो तो हो गया एक मैनुअल वर्क, हमने वहाँ भी कम कर दिया। उसके बाद पॉडकास्ट का अगर ट्रिम करना एरिया तो उसके भी यही ऐप्स आ गए। तो ऐसे करके जब हर जगह कॉस्ट कटिंग होगी तो वो जॉब तो जाएगी, सर्विस में ही हमारा जो पूरा देश है वो आगे रहा है और सर्विस जॉब्स ज़्यादा जाएंगी ऐसे। तो ये कंसर्निंग चीज़ है एक्चुअली। और इस कंसर्निंग चीज़ के साथ ये नहीं आता कि अब एआई दिक्कत है, इसको कुछ करें, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाए जाए या इस पर कुछ लॉज लाए जाए कि एआई को रिस्ट्रिक्ट करा जाए। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि अब तक जो हमारा काम चलता आ रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग पर हम कम ध्यान दे रहे हैं, प्राइमरी की तो बात ही नहीं करते अभी, है ना। अब ये चीज़ें जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये और कंसर्निंग होती जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे सर्विसेज और जाएंगी एआई की वजह से। ये एक ट्रू बात है। एक चीज़ और भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो जिस तरह से अभी अपने बोला ना कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, मतलब या किसी भी कॉलेज में जो असाइनमेंट्स मिलते हैं वो एआई से बनकर आ रहे हैं, एंड देन वो स्टूडेंट भी जो है एआई से बना कर दे रहे हैं। इस चीज़ को ना ठीक करने की जरूरत है, और ये चीज़ मेरे दिमाग में तब से थी जब से एआई आया भी नहीं था। क्योंकि जो हमारे असाइनमेंट्स हैं ना, ये हमें कुछ सिखाते नहीं है, ये फालतू की दिमागी एक्सरसाइज है। क्योंकि जो चीज़ मेरे को इजीली गूगल से मिल सकती है, मैं उसको क्यों मेमोराइज करूँ। आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए कि किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कि
किसी भी चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बजाय कि इलेक्ट्रिक मोटर किसने इन्वेंट करी, कब इन्वेंट करी, ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें, ये सब आपको गूगल पर करके मिल जाएंगी। तो असाइनमेंट्स अब हमें इस तरह से अपडेट करने चाहिए कि मान लीजिए कि आपको कोई असाइनमेंट दिया है और आपको पता ही है कि भाई वो गूगल का यूज़ होना ही होना है उसमें, तो आप उसको इस तरह से डिज़ाइन करो कि गूगल का यूज़ करने के बाद भी क्या आप उसमें से कुछ ऐसा अपना कुछ ऐसा इनपुट उसमें डाल पाते हो जिससे कि पता चले कि हाँ आपने इस चीज़ से कुछ नया सीखा, या आप इसमें सीखने के बाद आप इसमें कुछ नया कुछ एडिशन कर सकते हो। इस तरह के अगर असाइनमेंट दिए जाए ना, तो मतलब क्या जरूरी, जब पता ही है कि भाई यार कंप्यूटर तो है ही है, मतलब आप कहीं भी जाओगे जॉब करने, ऐसा तो होगा नहीं वहाँ पर आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा, तो ये बेवकूफ़ वाली बात है। जैसे कि वो छोटे बच्चों को ना स्कूल्स में कैलकुलेटर नहीं देते, वो सब चीज़ समझ में भी आती है कि भाई यार कैलकुलेटर अगर देंगे तो जो थोड़ा बहुत जो मतलब बिना कैलकुलेटर के जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कर ही नहीं सीख पाएंगे, जो कि मतलब एक बेसिक ह्यूमन स्किल है, क्योंकि आप हर जगह कैलकुलेटर लेकर नहीं चलते, आप मार्केट गए हो तो छोटी मोटी जो सम्स एंड एडिशन वगैरह जो है ये सब आपको करने आने चाहिए, वो वहाँ तक समझ में आती है। लेकिन अब जैसे आप कॉलेज में गए तो वहाँ पर कैलकुलेटर्स जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो मिल ही जाते हैं, वो मिल जाते हैं। वो क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि अब वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, आप वो कैलकुलेशन कर सकते हो नहीं कर सकते हो वो नॉर्मल बात होगी। अब आप फटाफट कैलकुलेटर यूज़ करो और वो रिजल्ट दो। अब मैं कहता हूँ कि अब जो चीज़ है वो कंप्यूटर भी, जो एग्जामिनेशन है ना वहाँ पर कंप्यूटर भी होना चाहिए। आपको एग्जाम हो रहा है, आप करो सर्च गूगल पे से, आप एआई में से करो सर्च, जितना जितना सर्च करना है। जो आपका पेपर है वो इस तरह से सेट हो कि बावजूद कि आप सर्च करने के बाद उसमें क्या और अपनी तरफ से दे पा रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जैसे अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट में जाते हैं, जैसे मान लीजिए आर्ट्स में किसी में जाते हैं, या कोई मान लीजिए हिस्ट्री में एमए कर रहा है, बीए कर रहा है, अब उसको दे दिया कि भाई इसके फला फला डायनेस्टी के बारे में लिखो, वो गूगल पर सर्च करेगा, 1 मिनट में सारा कुछ आ जाएगा। तो अब उसके लिए वो दिमाग में क्यों वो चीज़ें भरे? बेहतर ये होगा कि वो उसको, जैसे गूगल पर से हम सर्च कर, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं गूगल पर सर्च करता हूँ, सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उसको एक बेहतर वे में, एक प्रेजेंटेबल वे में कैसे आपको कहना है, वो जो चीज़ है वो एआई का इस्तेमाल करके भी फिर भी जो एक ह्यूमन टच है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इम्पोर्टेंट है। मतलब आप जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई अब तो एआई है, अब तो सीधा डालो और वहाँ से स्क्रिप्ट बन के आ जाती है। वो स्क्रिप्ट यूजेबल नहीं होती। बहुत सारे क्रिएटर्स से आप बात करो, जितने भी अच्छे क्रिएटर्स हैं उनसे बात करो, वो यूज़ करते हैं उसका, एआई का यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता कि उसमें उसमें कुछ इनपुट डाले और देन वहाँ से स्क्रिप्ट लिख कर आए और सीधा उठा के वो उसको यूज़ कर ले। उसमें हमें अपना बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर वो यूजेबल हो पाती है, वो ऐसी हो पाती है कि हाँ, अब ये जो है स्क्रिप्ट है ये थोड़ी एंगेजिंग है और इसको सुनने में लोगों को मजा आए। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस पर अब हमारी फोकस होना चाहिए कि ये वाला जो चीज़ है ये कैसे सिखाया जाए बच्चों को, बजाय कि उन्हें वही रट्टा मार पढ़ाई जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो अपना रटे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। लेकिन जो दुनिया है वो बहुत तेजी से बदल रही है। अब ये जो एआई है इसके साथ में कैसे आप और बेहतर कुछ कर सकते हो, ये चीज़, अब ये जो स्किल है ना ये अब सीखने वाली है। बिल्कुल, इसमें भी एक, जैसे हिमांशु भी बात कर रहा था, तो उसने बोला था कि मैंने कई टॉपिक्स पढ़ने के लिए आसान हो जाता है अभी एआई की वजह से, मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाता हूँ, मैं उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाता हूँ। अब ये वाली जो चीज़ है, एक तरफ स्टूडेंट्स ये भी कर रहे हैं और एक तरफ जो असाइनमेंट्स की कॉपी वाली चीज़ है वो भी हो रही है। तो अगर इस तरीके से, जो आपने भी बोला बिल्कुल वही, कि अगर इस तरीके से हम एआई को यूज़ करके, जो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट समझने पर ज़्यादा हम ध्यान दें, या फिर जिसको अभी हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम डाइसेक्ट कर पा रहे हैं उस पूरे टॉपिक को और हम समझ पा रहे हैं वो चीज़ क्या है, और फिर उसका यूज़ हम भी कर पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा रादर देन वो कट कॉपी पेस्ट वाला जो चलता आ रहा है। वो चीज़ तो एक्चुअली चेंज होनी चाहिए। जी। और मुझे एक चीज़ कहनी है इसमें कि जैसे कि लोग जिस बात का बतंगड़ बनाते हैं कि जॉब्स चली जाएंगी, जॉब्स चली जाएंगी, तो कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि जेसीबी को भी भाई हटा दो, तो कितने लोगों को जॉब्स मिलेगी ना। जेसीबी जो काम करता है उसे मैनुअली करो, 50-100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अब जो आदमी खुद का घर बना रहा है वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके तो ज़्यादा पैसे खर्च होने हैं। एम्प्लॉयमेंट शायद ऐसी चीज़ है ना जिसका सर दर्द कोई खुद उठाना नहीं चाहता, पर खुद का काम जब आ जाता है, नहीं नहीं मेरा काम तो एआई को मत दो, मुझे ही दो, ऐसा भी है। क्या ही बोल नहीं नहीं,
आप बोलो। देखो, टेक्नोलॉजी तो बदलती ही जाएगी, नई नई चीज़ें आती ही जाएंगी, और अगर आप उस चीज़ को बैन करते हो, जैसे एक टाइम में था जब स्वदेशी अभियान बहुत जोर पकड़ा हुआ था और उन्होंने कह दिया था कि भाई नहीं, विदेश से कुछ नहीं लेंगे, और गांधी जी तो इसमें काफ़ी मतलब इसमें थे कि भाई हम खुद का ही अपना कपड़ा बनाएं, घर घर में चरखा हो, लेकिन वो चीज़ कामयाब होती नहीं है। अभी भी आप देखो, चाइना से लोग हर साल होता है कि भाई चाइनीज झालर नहीं लगानी, चाइनीज पटाखे नहीं खरीदने, चाइनीज करके वो नहीं करना, हर साल इंपोर्ट आपका बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ेगी, और उस आगे उसके कदम से कदम मिलाने के लिए ना आपको मजबूरी आपकी बन जाएगी कि आपको वो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, उनसे आप भाग नहीं सकते। आपको जो करना है वो यही करना है कि जो अब हो गया है, जो टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके साथ में अब कैसे हमें कोप अप करना है, कैसे हम उसके साथ और बेहतर कुछ कर सकते हैं। एक टाइम था, आप देखो कि हर गली मोहल्ले में स्टेट STD PCU लगे हुए थे, और गवर्नमेंट कहती कि नहीं साहब, अगर मोबाइल आ गया, मोबाइल क्रांति हो गई, तो फिर तो इनका रोजगार कैसे चलेगा। तो बेवकूफ़ वाली बात है और उनके रोजगार बचाने के लिए आप क्या खुद पीछे हो जाओगे? ये तो चीज़ें होती रहेंगी। आप सोचो कि पुरानी फिल्मों में जो हेलीकॉप्टर शॉट्स हुआ करते थे, तो उसमें एक हेलीकॉप्टर किराए पे लेते थे, उसके अंदर एक कैमरा क्रू पूरा बैठता था, और वो हेलीकॉप्टर उड़ता था, और वो जाके पूरा वो शॉट घूम कर लिया जाता था। ड्रोन आ गया, अब ना हेलीकॉप्टर की जरूरत है, ना पायलट की जरूरत, ना कैमरा क्रू की जरूरत, कैमरा वाला नीचे बैठा है, वो अपना ले रहा है शॉट मजे से, और उससे बेहतर ले रहा है हेलीकॉप्टर शॉट से जो लिया जाता है। तो ये चीज़ें बदलती रहेंगी, और इस बदलाव के साथ में ही आपको अ, अ, अपने आप को ढालना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जी। और एक चीज़ इस बार हिमांशु से शुरू करते हैं कि जैसे किसी भी एआई को डेवलप करने में शायद सबसे ज़्यादा डेटा लगता है, और जो लोकतांत्रिक जो देश है जैसे इंडिया हो, अमेरिका हो, यहाँ पे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि प्राइवेसी को हमें ध्यान में देना पड़ता है, पर कभी-कभी या चाइना वाले या फिर जो रशिया वाले हैं, उन्हें तो प्राइवेसी का ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एआई रेस में अगर ये इन ऐसे देश आगे बढ़ जाए, तो क्या ये धरती के लिए व हमारे लिए भी कोई शगुन है क्या? नहीं, अब इसमें मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे कोई भी यही मॉडल ट्रेन होना है, तो उसमें आपको बेसिकली डाटा चाहिए। तो वो जो डाटा है वो तो जनता से ही आएगा, मतलब जो लोग हैं उन्हीं से आएगा। अब बात है प्राइवेसी वाली, तो लोगों की कंसेंट से भी डाटा ले सकते हैं, जो बाकी हमारी यूएस बेस्ड कंपनियां जो प्राइवेसी कम सो पर ब्रीच नहीं करती हैं, तो वो भी तो भैया ही मॉडल ट्रेन कर रही है, सब कुछ कर रही हैं। तो आप चाहे तो मतलब वो ट्रेन कर सकते हैं इससे बिना डाटा ब्रीच किए, प्राइवेसी की, क्योंकि आप भी, हम लोग भी गूगल फोटो और क्या क्या यूज़ करते हैं, तो सब हमसे पूछता है कि डू यू वांट टू शेयर योर ऑप्शनल डाटा, ये सब चीज़ें। तो वो तो है कि किस तरीके से वो शेयर करेंगी। और बात रही आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि अगर, क्योंकि इनके यहाँ डाटा लेने में बिल्कुल फ्रीडम रहेगी, जैसे आपके जब आपने चाइना रशिया की बात करी, तो इनके यहाँ डाटा लेना काफ़ी ईजी है, क्योंकि इन्हें प्राइवेसी का कुछ वो नहीं करना है, सीधे ले लेंगे। तो ये उसके हिसाब से अपने AI को और इस तरीके से देखो तो काफ़ी जल्दी ट्रेन कर देंगे, और नए AI की इस AI रेस में काफ़ी आगे निकलेंगे, क्योंकि उन पे डाटा की अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी। तो अब बेसिकली बात इसके आगे ये आएगी कि अगर वो AI अच्छा बना भी देते हैं, तो वो उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, सारा क्वेश्चन जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। क्योंकि सिर्फ अपने आप में AI भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल न्यूक्लियर बॉम्ब ही हो, बिल्कुल ही कम उसका खराब यूज़ करेगी। इवन न्यूक्लियर बॉम्ब में कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसका बुरा ही यूज़ हो हर बार। वो लोगों को, देशों को डरा के रखता है। आजकल वॉर तक हो गई, जब से न्यूक्लियर, आपको पता ही न्यूक्लियर बम आया, तब से आपस में जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो इस तरीके से चीज़ें रहती है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ कैसे करेंगे, उस पर चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो ये वाली बात, और ये वाली बात है कि जैसे आपने कही प्राइवेसी वाली, तो वो तो बात बिल्कुल ट्रू है कि भाई जिस पे ज़्यादा डाटा होगा वो ईजिली ट्रेड कर पाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो अच्छा मॉडल ट्रेन कर लेगा। और हम देख भी पा रहे हैं, जैसे चाइना ने डीपसीक बनाया, जो पुरानी एनवीडिया की पुरानी चिप्स थी, उसके बेसिस पे उन्होंने बना दिया। काफ़ी जनरेशन पुरानी चिप्स थी, उससे उन्होंने डीपसीक मॉडल ट्रेन कर दिया। तो लगभग शायद काफ़ी कम 1/10 यानी कितनी कॉस्ट पे, चाहे GPT से बहुत कम कॉस्ट पे उन्होंने लगभग सिमिलर लेवल का मॉडल ट्रेन कर दिया। तो ये वाली चीज़ है। जी। अभी आपका क्या ख्याल है इसके बाद? रिगार्डिंग ये वाली चीज़ की, अगर जो चाइना और रशिया वाली की बात, तो प्राइवेसी का अब देखिए कंसेंट इतना है नहीं, वहाँ हमें सोचना नहीं है। तो इसको हम एक अप्रोच से तो देख सकते हैं कि भाई बिल्कुल ज़्यादा जल्दी ट्रेन पर कर पाएंगे,
ज़्यादा वही वाली चीज़ है ना, हम जैसे जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी चीज़ बात करते हैं तो बोलते हैं जहाँ भी ज़्यादा प्रोसीजर्स आ जाते हैं फिर टाइम लगता है और चीज़ डिले हो जाती है। और वही जब चाइना की हम बात करते हैं या फिर ऐसे देशों की बात करते हैं जहाँ पर इतना प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्विक डिसीजंस हैं, तो वहाँ पर चीज़ें ईजी हो जाती है। ये इंडिया चाइना को लेके हमेशा हमारी एक डिबेट रहती है कि वहाँ पर क्योंकि पॉलिसीज़ भी जल्दी इंप्लीमेंट होंगी, पॉलिसीज़ बनेगी भी जल्दी, और ये वाली एक पूरी डिबेट चलती रहती है। तो उन्हीं बेसिस पर एआई वाली चीज़ भी देखें तो हाँ, यहाँ भी ये एक्चुअली ट्रू भी है काफ़ी हद तक। डीपसीक एग्जाम्पल भी है, अब ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर डिबेट भी करे, वो तो वैलिड है, ऑब्वियसली वो कर लेंगे ज़्यादा अच्छे से। डिपेंड फिर यहीं पर आके करता है कि फिर जो पूरी जियोपॉलिटिक्स वाली बात रहेगी, अभी अर्पित जी ने जैसे बोला कि फिर हम ये बात ऐसे नहीं कर सकते कि फिर चाइना से इम्पोर्ट मत करो, है ना? तो वही वाली चीज़ है, अपन को फिर अगर एज एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बोलूँ तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये कि भाई फिर अब हमें इनोवेट करना पड़ेगा। अब इनोवेशन के कॉस्ट पर फिर वो डेटा वाली जितनी भी चीज़ आएगी वो तो आएगी। अब ये भी है इनोवेशन, अब जैसे हम कई बार क्वेश्चन करते हैं, कोई आउट ऑफ नोवेयर बोल सकता है कि, और ये चलता रहता है पूरा एक, कि इतनी गरीबी है, ऐसे में कोई इतना स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है और इसमें इतना एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है। तो इनोवेशन जब भी होती है कॉस्ट जाता है, और फिर वो कॉस्ट किसी के पेट से भी होके जा सकता है। ऑब्वियसली फिर हम कह सकते हैं एक साइड हमारा देश इतना गरीब है, इतना पैसा उधर क्यों गया। वो सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगी। अभी डिबेटेबल मुद्दा बन जाएगा कि लोगों की प्राइवेसी कितने हद तक फिर रखी जाए, कितने हद तक नहीं। अगर नहीं रखते हैं तो फिर भाई देखो जल्दी मॉडल ट्रेन हो जाएगा, हमारे यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन फिर डिबेट यहाँ पर आके हो जाती है कि इंडिविजुअलिटी वाली, फिर क्या आप अपनी जो हमने बोला प्राइवेसी, उसको फिर इतना सैक्रिफाइस करने पे रेडी हैं कि नहीं है, क्या वो चीज़ हेल्दी है नहीं है, और फिर वो कंपनीज उसका किस तरीके से इस्तेमाल करेंगी। आए दिन हम केस देखते रहते हैं कि कभी मेटा पे ये बात उठ गई, कभी फेसबुक पे वाली चीज़ उठ गई कि भाई यहाँ से प्राइवेसी लीक हो रहा है, वहाँ से ये लीक हो रहा है। अभी नेपाल में भी सारा जो मामला बैठा, उन्होंने यही तो चक्कर था कि भाई वो प्राइवेसी, वो तो यही मांग रहे थे कि आप सब सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो रजिस्टर करें, है ना? तो वही वाली चीज़ बैठ जाती है कि फिर डेटा के ऊपर ये जितनी भी बहस चल रही होती है वो वहाँ पर आके खत्म करती है। और फिर अगर एआई पे ही जो भी आपने क्वेश्चन करा उस पर ही डिबेट करें तो फिर वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यही वाली चीज़ है, फिर इनोवेशन मत करो। और क्या बोले अर्पित जी से मैं जानना चाहूँगा। जी भैया बताइए। प्राइवेसी तो देखो ऑलरेडी आपकी जा चुकी है। आप भूल जाओ कि प्राइवेट, अगर फ़ोन आपके पास है ना, आपकी हर चीज़ उसको पता चल रही है। आपके बैंक में कितना पैसा है, आपकी परचेजिंग कितनी है, आप कहाँ रहते हो, आपका डेली का कितना आना जाना है, कहाँ कहीं पर, आपके पास कौन सी गाड़ी है, ये सब कुछ पता है ना। आपके गूगल को पता है, फेसबुक को पता है, जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो सारे अमेरिका के हैं मोस्टली, तो उनको तो पता ही है सारा कुछ। अब इतनी जब प्राइवेसी आपकी है ही नहीं, डिजिटल एज में प्राइवेसी मतलब वो कंपनी के ऊपर है कि उसका कोई दुरुपयोग ना करे। लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आप एक फ़ोन रखते हो और आपकी जो चीज़ें हैं वो अगर कोई चाहे तो नहीं पता कर सकता, वो सब पता कर सकता। प्राइवेसी मुझे लगता है इसको कि इतना एक बहुत बड़ा मैटर नहीं बनाना चाहिए। अगर तो और हम ऑलरेडी इस रेस में बहुत पीछे छूट चुके हैं, तो अभी भी टाइम है कि हम इसको कोशिश करें कि हम इसमें बढ़ें आगे। और ये चीज़ हमें शायद पहले कर लेनी चाहिए थी, जिस समय पर चाइना का देखो, चाइना के पास सब कुछ उसके पास उसको ज़रूरत नहीं है किसी गूगल की, किसी मेटा की, उसने सब कुछ अपना तैयार कर लिया। ये चीज़ हम भी कर सकते थे, बहुत कुछ नहीं लेकिन कुछ तो कर लेते। लेकिन हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है, हमारे पास एक सर्च इंजन भी नहीं है अपना, हमारे पास कोई ऐसा सोशल मीडिया ऐप भी नहीं है जो कि हमारा अपना। तो हमारा तो पूरा डाटा जा रहा है कंपनी के पास वो। और जिसके पास डेटा है आज के दौर में, जिसके पास डेटा है ना, वो मार्केट को बहुत अच्छे से समझता है। और मार्केट को अगर आप अच्छे से समझते हो तो मार्केट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए। वो करेंगे, वो तो उनके पास तो, और डेटा तो बहुत बड़ी पावर है, आज के टाइम की बहुत बड़ी पावर है। तो इस बारे में गवर्नमेंट को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन हमारे पास मुझे लगता है कि हमारे ना जो बेसिक मुद्दे हैं ना, अभी वही हमारे उलझे हुए हैं। गवर्नमेंट अभी हम उन्हीं से नहीं निकल पा रहे। और उसके बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि गैर जरूरी हैं, जो कि धर्म, जाति वाति, ये सब फालतू की जो चीज़ें हैं, हम इधर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और अभी भी कर रहे हैं, 21वीं सदी में भी कर रहे हैं, पता नहीं कब तक करेंगे। और ऐसे ही करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि अगली गुलामी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और वैसी ना हो जैसी हमने सोची थी, वो अंग्रेज और मुगलों की थी, उस तरह की ना हो। लेकिन आपको लगेगा कि आप आज़ाद हो, लेकिन आप शायद उतने आज़ाद होगे नहीं। जी, एआई वाले मुद्दे पे एक आखिरी विषय, उसके बाद सोशल चेंज में हम बाकी विषयों को भी देखेंगे।
कि जैसे हरारी जी ने अपने जो लेटेस्ट किताब है कि नेक्सस में एक कंसर्न उन्होंने दिखाया था कि जैसे 20वीं सदी में फैसिज्म और कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी के अंदर जो युद्ध हुआ, उसमें आखिरकार डेमोक्रेसी इसलिए जीती क्योंकि उसके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे कि जैसे फासिज्म या फिर कम्युनिज्म का मान ले कि हिटलर या स्टालिन के पास ये असुविधा थी कि सारा डेटा उनके कैपिटल में आना चाहिए और उनके पास एनालिसिस करने का उतना मतलब कंप्यूटेशनल पावर शायद तब नहीं थी, अब है। तो क्या जब एआई आने के बाद ये जो डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है डेमोक्रेसी का कि यहाँ पे प्रेस होता है, यहाँ पे सदन अलग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा अलग होते हैं, यहाँ पे राज्यों को भी पास भी क्षमता होती है थोड़ी थोड़ी, तो ये क्या बाधा बनती जा रही है एक देश को शक्तिशाली बनाने में? क्योंकि आखिरकार अगर शक्तिशाली नहीं रहेंगे तो किसी देश का तो शायद वजूद भी नहीं रहेगा। उस देश पे उस देश के ऊपर निर्भर हो जाएंगे हम कि अगर वो हमें तबाह ना करे तो हम बचेंगे, फिर हम कहेंगे। तो इस बारे में आपका क्या मत है? इस बार अभी से शुरू करते हैं। ये काफ़ी ना उलझा हुआ सा हम देख सकते हैं ये वाली चीज़ कि अगर जो एआई वाली चीज़ है, अब इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले तो वही वाली चीज़ की एआई ट्रेनिंग वाली चीज़, एआई डेवलपमेंट वाली चीज़, और दूसरे रूप से जो आपने भी बोला, अगर हम इसको पूरा प्रॉपर डेमोक्रेसी वाले सेंस में भी देखें कि जब इतनी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी तो इनोवेशन, मैं शब्द पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, तो इनोवेशन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी हद तक दिक्कत आएगी। हम आधे टाइम देखते रहते हैं, अब तो ये खैर इस वक्त का पॉलिटिकल सिनेरियो अगर ना कंसिडर करें तो ये डिबेट ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि अभी आधे टाइम तो जो हमारा स्टेट है और जो सेंट्रल है वहाँ पर सेम गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर पॉलिसीज इंप्लीमेंट ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं या फिर हम एक ईज देख पाते हैं। बट अगर उसको ना भी कंसिडर करें और वैसे अगर इस चीज़ पर हम बात करें तो ये वाली चीज़ एक सरदर्द की तरह क्या है, मेरे हिसाब से तो हाँ है, पर मुझे इसको दूसरी लेंस से देखना ज़्यादा पसंद है, जिस लेंस से मैं ये देख पाता हूँ कि फिर जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो गलत यूज़ या फिर कि इसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं, मुझे लगता है कि जब ऐसे रहता है तो वो चेक जल्दी हो जाना चाहिए। दिक्कत ये है कि हम लोग ढीले हैं और क्योंकि ऊपर से कोई बात आई, फिर नीचे वाले चेक करने में टाइम लगा रहे हैं, फिर उससे नीचे और दिक्कत हो रही है, उसमें दिक्कत आ जाती है। अगर चीज़ें क्विक हो तो दो सिस्टम्स या फिर जो डिसेंट्रलाइजेशन वाली चीज़ है वो इतनी दिक्कत ना दे, वो तो एक डबल चेक की तरह काम करे। डिसेंट्रलाइजेशन में सारी अच्छी चीज़ें रहती है मेरे हिसाब से कि आप डबल चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो लोगों के मत आने में। जैसे प्रेस वाली चीज़ होगी, क्रिटिसाइजेशन का पूरा एक पोर्शन रहता है। आप अगर ऑपोजिशन वाली चीज़ देख लें तो वहाँ से भी आपको क्रिटिसाइजेशन और चेंज करने के लिए आसानी रहती है। ये सब जो होता है डबल चेक कर देता है, जिससे कि सिस्टम जो भी आप इनोवेट कर रहे हो और स्ट्रांग हो जाएगा, कोई भी टॉपिक या कोई भी इशू। तो वो वाले लेंस से देखें तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बट अगर फिर ऐसी चीज़ों वाली चीज़ जो हो गई एआई वाली, और अभी जो अर्पित भैया ने बोला कि वी आर ऑलरेडी लेट इन दिस रेस एंड लॉट ऑफ रेसेस, ये एआई वाली चीज़ हो गई अपनी, यहाँ हम इंडिपेंडेंट तो है नहीं, आधी से ज़्यादा चीज़ों पर हम या तो चाइना पर डिपेंडेंट है या फिर अपना अमेरिकन बेस्ड जो जितने भी ऐप्स हैं। ऐसे जब हम कंसिडर करें फिर हमको दिक्कत होती है कि फिर हाँ भाई यार देखो, अब डिसेंट्रलाइजेशन भी चाहिए तुमको और तुमको डेमोक्रेसी वाली चीज़ भी है, और अब क्या कहते हैं, आपको अगर रैपिड डेवलपमेंट करना है तो फिर टाइम लगेगा। लेकिन फिर मैं तब भी ये बोलूँगा कि हम इसकी वजह से डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें अब रैपिड डेवलपमेंट का मीनिंग हमेशा ये नहीं होता कि 1 साल में चेंज करना है या 2 साल में चेंज करना है। हमने 75 साल लिए हैं तो 75 साल में डेवलपमेंट का एक स्पीड रहा होगा, हमको आने वाले 15 साल में स्पीड बढ़ाना है। इस तरीके से अगर हम कॉन्वर्सेशन को देखें तो फिर मैं बोलूँगा डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए चीज़ों को इंटरनली चेंज करने की ज़रूरत है, रादर देन कि पूरा जो मॉडल है उस पर ही हम थिंक बैक करने लग जाए कि ये मॉडल में दिक्कत है। नहीं, उसमें मैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, बट हाँ ये इशू है। जी, इसके बाद इस बार अर्पित भैया पे आता है दूसरी बार। मुझे भी लगता है कि जो डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है ना वही बेटर होता है, क्योंकि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें हम चीज़ें देखते हैं फास्ट हो जाती हैं, कोई अड़चन नहीं ज़्यादा आती है, लेकिन वो इट कैन गो आइदर वे। मतलब आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो या फिर आप बहुत तेज़ी से बर्बाद भी हो सकते हो, क्योंकि जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी सेंट्रलाइज हो गई है और उस पर कंट्रोल हो ही जाता है। आप देखो कि इवन चाइना में भी वो, हालांकि वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बट वहाँ भी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर कंट्रोल है। और वही जो सेम चीज़ है हम इंडिया के अंदर आज देख पा रहे हैं, हालांकि अभी उस लेवल पे नहीं है, लेकिन आप देखो कि जो मीडिया है वो पूरी तरह से पपेट हो चुका है, उसको पूरा भक्ति सागर वहाँ पर चलता रहता है पूरे टाइम।
और जितने भी और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, चुनाव आयोग हो गया, इवन जुडिशरी भी जो है हमारी, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। और जो हमारी जो CBI वगैरह है, ये सब चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सिस्टम्स को चेक पे रखती है कि भाई ठीक ठाक चलता रहे, कोई ज़्यादा गड़बड़ी ना होने पाए। तो वो सारी चीज़ें जब इस तरह से सेंट्रलाइज हो जाती है और उनको अपने एक पार्टी सत्ता में बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती है ना, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हमें लगता है कि वो चीज़ें फास्ट हो रही हैं, लेकिन आप ये देखो कि चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, क्योंकि वो जो एक तरह से जो सत्ता है, उसका एक पूरा आप समीकरण देखो तो उसमें आपको दिखाई देगा तो जो कुछ पूंजीवादी लोग हैं, जो कहें कि जो पूंजीपति जो है इस देश के अंदर, उनका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर एक तरह से कंट्रोल हो जाता है, या गवर्नमेंट उनकी पॉलिसीज़ को ज़्यादा प्रेफर करने लगती है और उनके हिसाब से जो चीज़ें हैं वो बदलने लगती है। अब देखो हसदेव जंगल था, उसका कोई रोकने वाला नहीं, उन्होंने कर दिया उसको, भी काटो तुम, वो कट रहा है वो। ऐसी तमाम चीज़ आप अगर आप देखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको होती हुई दिखेंगी कि मतलब कोई रोकने वाला ही नहीं है। और ये जो एक जो सेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है ना, इसकी एक बहुत बड़ी खामी होती है कि वो चीज़ें बहुत बुरी तरह से बिगड़ भी सकती हैं। तो मुझे तो जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जितना भी डेमोक्रेटिक हो, वो ही ठीक लगता है। लेकिन डेमोक्रेसी जो है ना, वो एक महंगी चीज़ है। और महंगी चीज़ है, क्या कहूँ, या फिर एक अदर शब्द में कहूँ कि ना, वो एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर है। और एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर के लिए ना एक अपडेटेड सिस्टम भी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। हमारा जो सिस्टम है ना, वो इतना सड़ा गला है। हमारे जो आम जो लोग हैं, आप देखो ना, भारत के जो आम लोग हैं, वो इस सिस्टम को भी ठीक से समझ नहीं पाए हैं। इस सिस्टम के साथ में ठीक से ना अभी एडजस्ट हो नहीं पाए हैं। अभी भी वो उसी में दौर में है ज़्यादातर, कि जब जिस समय की वो राजा हुआ करते थे, कि एक राजा है, वो राजा जो करेगा बढ़िया करेगा, लोग राजा की भक्ति कर रहे हैं, राजा को भगवान का अवतार बता दिया है, वो नॉन बायोलॉजिकल है। तो वही सोच है अभी भी हमारे। हम हर बार जब हम इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, हम में से मोस्टली हम इस उम्मीद में वोट देकर आते हैं कि इस बार हम एक मसीहा को चुनें, और वो जो मसीहा आएगा उसके आते ही सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, लोगों की गरीबी मिट जाएगी, हमारे जो स्पोर्ट्स में हम बहुत अच्छा करने लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। ये सब हमारे सपने होते हैं। और हर बार हम ऐसी किसी मसीहा को चुनते हैं और कुछ नहीं होता, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर आप एक राजा की तरह आप चुनाव का मतलब एक आप राजा चुन रहे हो डेमोक्रेटिक सिस्टम में। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा होता है कि उसमें आपको हर कदम पर, हर दिन आपको नज़र रखनी है, और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। ये करना पड़ता है इस सिस्टम के अंदर, जो कि नहीं करता कोई। हम क्या करते हैं, वोट दे दिया, अब अपनी जिम्मेदारी खत्म, अपनी फलाना जो है अपना प्रधानमंत्री बन गया जिसको हमें बनाना था, और वही जो है सब कुछ बदलने वाला है, अब हम आराम से सोएंगे और जो कुछ हो। अब मतलब इसमें भी और आप हद देखो कि इस कदर भक्ति होती है कि जो चीज़ें गलत भी हैं उसको भी मास्टर स्ट्रोक साबित कर दिया जाता है। और वो उनको, क्योंकि वो सोच कर बैठे हुए हैं ना कि भाई उनको इस तरह से माइंड को उनके हाईजैक कर लिया गया है कि भाई जो फला जो हमने जो राजा बिठाया है ऊपर, वो राजा जो है वो हमारे हितों के लिए काम कर रहा है, वो हमारे या तो धर्म के लिए या जाति के लिए कुछ बहुत अच्छा करने वाला है। अगर वो चला गया तो फिर तो पता नहीं क्या होगा, हमारा भविष्य अंधकार में है। वो जो कुछ कर रहा है वो फिर सब उनके लिए मास्टर स्ट्रोक। तो एक पूरा जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है ना, वो पूरा बर्बाद हो जाता है इस तरीके से। तो पहले लोगों को हमें सिखाना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी होती क्या है। जब लोगों के अंदर ये चीज़ ये समझ आएगी तो वाकई में डेमोक्रेसी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं। और जो मोनार्की है वो उसका दौर चला गया, वो दौर था, और उसमें भी है कि भाई अगर कोई, उसमें चांस की बात है कि मतलब कोई अगर अच्छा रूलर आ जाए जिसका विजन अच्छा हो और अच्छी इंटेंशन हो तो अच्छा भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में चाइना का एक एक्सेप्शन है, वरना आप देखो, उठा के देख लो कि जहाँ भी है ये, तो वहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ों में वो कहीं ना कहीं पीछे ही है। हो सकता है कि इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हो, जैसे मान लो अरब कंट्रीज़ का ले लें तो वहाँ पे मोनार्की है कुछ कुछ देशों में, और वो अच्छा कर रहे हैं। वो इसलिए भी कर पा रहे हैं क्योंकि भाई उनके पास तेल का पैसा है, और तो वो उसके दम पर वो चीज़ें अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स की जो समस्याएं हैं उनको देखो, और भी तमाम तरह की समस्याएं, तो ये दिक्कतें रहेंगी। जी, हिमांशु पे आने से पहले एक बात मुझे याद आई यहाँ से कि जैसे जो चाइना जो है ना, मतलब बहुत ब्लॉगों से देख रहा हूँ, मतलब ब्लॉग से जाना है चाइना को जितना है, तो वहाँ पे हर रास्ते पे कैमरा है। तो मतलब अगर कोई क्राइम करना भी चाहे
तो लगता है जैसे चाइनीज गवर्नमेंट एक चुनौती दे रही है किसी क्राइम करने वाले को, करके देखो भाई कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। चलिए अब देखते हैं कि हिमांशु आप कैसे देखते हैं इस चीज को। हाँ, मैं बेसिकली जो आरपीजी ने बात की वो मैम में बहुत अच्छी लगी कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट आया मगर हार्डवेयर अपडेट हुआ नहीं है। तो लोग अभी ट्रेंड ही नहीं है कि किस तरीके से आपको डेमोक्रेसी मतलब आपको हर दिन उसमें पार्टिसिपेट करना है, आपको हर दिन बोलना पड़ेगा कि आपको पूरी तरह से सिस्टम में इन्वॉल्व होकर चलना पड़ेगा। और वो चीज़ हम देखते हैं हमारे यहाँ मिसिंग है बिल्कुल। यहाँ तो बिल्कुल हम जैसे नेता तो दूर की बात, नेता चुनने की तो दूर की बात, यहाँ आप किसी सरकारी अफसर से आप किसी ऑफिस में काम भी कराने जाओ तो वहाँ पे भी मैंने लोगों को देखा है उनमें एक थोड़ा सा डर का भाव होता है, यार नहीं काम नहीं इसने नहीं करा तो बड़ी मुझे दिक्कत हो जाएगी, इससे अच्छे से बात करो। ऐसे लोग उसको अपना ऐसा वो नहीं समझते कि ये वहाँ पे मेरे पैसों की सैलरी ले रहा है और ये हमारे टैक्स के पैसे की सैलरी है, इसका काम है ये करना है, इसको करना है। तो बस ये नेता तो बहुत दूर की बात है, छोटे छोटा कोई सरकारी अफसर हो उससे भी लोग अगर वो गलत भी करो उससे भी चढ़ के नहीं बोल पाते, उससे भी नहीं बोल पाते अच्छे से। तो ये हीरो वर्शिप वाली जो चीज़ है ये हमारे बिल्कुल इंडिया कॉन्टेक्स्ट में लोगों में बड़ी भरी हुई है। और अभी जो मानसिक रूप से हमारा समाज है वो अभी भी वही राजा और उसमें जी रहा है आज की तारीख में भी। तो एक ये वाली बात भी है कि लोग एक उसी पुराने उसमें नहीं रहे कि कोई एक सुप्रीम लीडर है और उसके हिसाब से सब चलेगा। और इसका जो बेसिक फंडामेंटल जो मैं सोच पाता हूँ देख पाता हूँ वो रीज़न ये है, कोई अपने पे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। लोग सोचते हैं हर चीज़ में कि ये चीज़ मैं क्यों करूँगी तो कोई दूसरा करेगा, मतलब सब अच्छा हो लेकिन दूसरा नहीं करे, मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लूँगा। तो ये वाली चीज़ का एक्सटेंशन है कि भाई मैंने अब वोट दे दिया, उसने वो जो करेगा वो अच्छा करेगा और मेरी जिम्मेदारी खत्म यहाँ से। तो ये चीज़ वहाँ से निकल के आती है। और जो आपने पहले सबसे शुरू में बात कही थी डाटा वाली, जहाँ से बात सुनी थी, क्या अब आज के दौर में बहुत ये चीज़ एक डेंजर है और बड़ा लोगों को क्रिटिकली सोचना चाहिए इस बारे में कि अब डाटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो कोई अगर ऊपर का आदमी चाहे तो इतना सारा डाटा आज की तारीख में, जैसे 20वीं सेंचुरी में वो डाटा अवेलेबल नहीं था इतने अच्छे से, आज की तारीख में डाटा इतने अच्छी तरह से अवेलेबल है कि अगर कोई इसका मिसयूज़ करना चाहे कोई लीडर तो वो इसको बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है और पूरे जनता को बना सकता है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है और लोगों को अवेयर रहना चाहिए चीज़ों को लेकर के कि भाई किस तरीके से क्या करना है और इस सोचते रहना चाहिए और प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व रहना चाहिए। ये मैं तो यही कहना चाहूँगा। जी, अगर एआई को कुछ मिनटों के लिए हम भुला भी दें कि एआई अभी नहीं है, तो उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल था कि चीज़ें प्राइवेटाइज्ड होनी चाहिए या फिर चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। मतलब कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी से कैपिटलिज्म कैसे जुड़ा है पता नहीं, पर एक मुद्दा था कि एक कांग्रेस भी पहले ये कहती थी, अब बीजेपी भी कहती है कि ये सरकार का काम नहीं है बिजनेस चलाना, तो या फिर कुछ गवर्न बॉडीज हमें चाहिए जो ये नियंत्रण करे। क्योंकि एक चीज़ जो मैं देखता हूँ कि जैसे एक नेशनल बैंक में मैं गया था, ठीक है, तो डेबिट कार्ड बनाना था मुझे, 2-3 बार एप्लीकेशन जमा किया उसके बाद भी नहीं आया। उसके बाद एक प्राइवेट बैंक में मैंने अपना खाता खोला तो उन्होंने पार्सल करके घर पे भेज दिया। तो ये सब भी मैं जब देखता हूँ तब ऐसा भी लगता है कि वो जो गवर्नमेंट वाली जो बैंक थी, क्या उसके लोग वाकई में वहाँ के कर्मचारी हैं या फिर क्या कहे कि वही उपभोक्ता है वहाँ के, कि उन्हें हम पाल रहे, क्योंकि टैक्स से जो पैसा आता है सैलरी तो उनको देते हैं, काम वो नहीं करते। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इस बार अर्पित भैया तो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से भारत हर चीज़ ना एक कॉन्टेक्स्ट में होती है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दोनों ही तरह की कंपनीज की ज़रूरत है। तो प्राइवेटाइजेशन भी हो बट साथ में जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं उनका भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत के अंदर ना बड़ी विविधता है और जो इनकम गैप है ना वो बड़ा ह्यूज है। और मतलब बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं, बहुत सारे मतलब क्या लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ऐसे मार्जिन पर है कि अगर उनको हल्का सा भी कुछ झटका लगा तो वो गए, खत्म। मतलब आप उनकी सोचो कि उनके पास रोटी ही चल रही है किसी तरह से, अगर परिवार में कोई किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है तो पूरा परिवार सड़क पर आ जाए, बर्बाद हो जाए। मतलब ये हालत है लोगों की। और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि भाई अगर उन्हें बिल्कुल हमें पूंजीपतियों के भरोसे छोड़ दिया, पूंजीवाद के भरोसे छोड़ दिया, तो वो तो उन्हें बहुत बुरी तरह से यूज़ करने वाले। अभी मैं देखता हूँ जैसे कि ये जो
ये 2 मिनट डिलीवरी ऐप जो चल रही हैं, कितना शोषण है भाई। एक आदमी पूरा दिन बाइक ले हुए घूम रहा है और मतलब आपके घर पे पहुंचा रहा है, आप ऐप से ऑर्डर करो और वो मुश्किल से 10 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लगते कई बार, तो वो भी अगर आप ज़्यादा ऑर्डर कर दो वो पूरे दिन भगे जा रहा है। कितना शोषण है मतलब आप। और मुझे लगता है कोई बहुत अच्छी सैलरी इनको मिलती नहीं है। मिलती होगी कितने, 15,000 रुपये, 15-20,000 रुपये, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलता है इनको। और उसमें बेचारा एवरेज कितना शोषण। 20-30 हज़ार 20-30 हज़ार। हाँ, 20-30 हज़ार के लिए मतलब सोचो पूरा दिन वो बाइक पर भाग रहा है। ये चीज़ें होने लगती हैं जब आप गवर्नमेंट जो है पूरा हाथ खींच लेती है कि भाई मार्केट में हमारा कोई दखल नहीं, हम केवल बाकी चीज़ें चलाएंगे, आप जो मार्केट में जैसा है। मतलब सोचो ना कि अगर, क्योंकि बेरोजगारी तो है ही ऑलरेडी इतनी ज़्यादा, वो कोई कंपनी कह दे कि भाई ठीक है भाई, क्योंकि उसके पास तो कमी नहीं है, इतने लोग हैं, और वो कह दे कि हम तो इतनी ही सैलरी दे रहे हैं, तुम्हें आना हो तो आओ, नहीं आना तो अपने घर पे बैठो। आदमी क्या करे, मरता ना करता जाएगा। और इवन जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि मतलब कहते हैं कि भाई अच्छी जो सैलरी है, वहाँ पर आप देखो इतनी गधा मजदूरी है। मेरी तो अपने दोस्तों वगैरह से बात होती रहती है, तो बताते हैं कि मतलब जो छुट्टी का टाइम है, जैसे 6 बजे अगर ऑफ होना है तो वो 6 बजे नहीं जा सकते। मतलब वो है ऑफिशियल टाइम है कि 6 बजे छुट्टी है, लेकिन वो जा नहीं सकते 6 बजे। अगर 6:30 बजे भी जाते हैं, 7 बजे भी उठ के जाता है ना, तो भी बॉस ऐसे घूर के देखता है कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया इसने। उनसे उम्मीद करी जा रही है कि वो टाइम है तो है, लेकिन आप एक्स्ट्रा काम करो। और अगर वो मना कर दे कि भाई मैं तो 6 बजे जाऊँगा, फायर कर देगा, क्योंकि और लाइन में खड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हमें तुम 9 बजे तक यहाँ पे बिठा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 9 बजे तक काम करेंगे। तो ये दिक्कतें होने लगती हैं। अब चलो एक चीज़ देखो कि जैसे कि इंडियन रेलवे है तो अभी गवर्नमेंट के पास में, तो गरीब आदमी भी जो है वो उससे यात्रा कर पा रहा है। कल को सोचो कि पूरा प्राइवेट हो जाए, प्राइवेट हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये तो प्रॉफिट निकालेंगे ना। तो प्रॉफिट निकालेंगे क्या करेंगे कि क्योंकि जो जनरल क्लास है, स्लीपर क्लास है, वहाँ से तो प्रॉफिट निकलता नहीं है, ये सारा कुछ ऐसे ही कर देंगे, टिकट बढ़ा देंगे। अब जो गरीब है वो बेचारा क्या करेगा, कैसे सफ़र करेगा। वो चीज़ें भी गवर्नमेंट को सोचनी पड़ती हैं और सोचनी चाहिए। सब चीज़ प्राइवेटाइज कर देने से नहीं चलेगा, इंडिया जैसे देश में तो नहीं चलेगा। पहले कम से कम आप लोगों को इतना एम्पावर्ड कर दो कि मतलब एक कहे कि एकदम बिल्कुल जो मार्जिनल जो आदमी है ना, वो भी एक सम्मानजनक जीवन जी सके। मतलब वो बिल्कुल ऐसा मरने को ना हो कि उसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, कहीं आ जाने के लायक नहीं बचा वो। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति से बाहर आप आ गए हैं कि भाई ठीक ठाक है अपना, उसका सही चल रहा है, तब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ सकते जी, हिमांशु आप कैसे देखते हैं इस विषय को? और मुझे इसी चीज़ से जो अर्पित भैया ने जो मार्स में तुरंत बात की, उसी से मुझे ध्यान आया। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, DW की डॉक्यूमेंट्री है। तो वो जर्मनी का चैनल है DW, तो वो न्यूज़ मीडिया हाउस है। वो उसमें डॉक्यूमेंट्री थी कि भाई गरीबी जर्मनी की, तो उसमें एक इंसान के और 2-3 लोगों के पार्वण दिखा रहे थे। तो वो गरीब थे, उन पे पूरा एक रहने के लिए अच्छा सा घर था, सब कुछ था, और किचन था, सब कुछ था, और उनको मतलब बस उनकी नौकरी लगी थी। फिर मैंने वहाँ के गरीब से अपने इंडिया के गरीब को कंपेयर किया, तो मुझे बहुत बहुत रास्ते के अंदर देखने को मिला कि वहाँ पे उस पर रहने के लिए है, खाने के लिए सब कुछ है, बस एक उस पर भी नौकरी नहीं है। तो हम कह दे रहे हैं कि वो गरीब है, मतलब जर्मनी की सरकार उन्हें गरीब मानती है। और यहाँ पे आदमी बिल्कुल मरे जा रहा है, फटेहाल हो गया है, तो भी उसको हम कह रहे हैं कि इसका काम तो चल ही रहा है, सुबह शाम तक आके पैसे तो कमा के किसी तरह जी तो रहा है ना, तो हम उसको एक गरीब मान के चल रहे हैं। तो ये एक अपने आप में अर्पित भैया ने जो बात कही, बिल्कुल सही बात कही कि भाई दोनों सेक्टर्स में ग्रोथ होनी चाहिए। प्राइवेट, देखिए मेन बात क्या है जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट, जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें भी जो बेसिक आपने जो डेबिट कार्ड वाला एग्जाम्पल दिया, बेसिक कमी ये है कि काम स्पीडी नहीं है, इंसान को इससे दिक्कत है। गवर्नमेंट सेक्टर से भी अपने आप दिक्कत नहीं है अपने आप में, यहाँ काम स्पीडी और स्टडी फास्ट नहीं है, ये असली दिक्कत है। तो हमें इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हमारा ये सेक्टर भी स्टडी फास्ट और अच्छे से काम कर सके। क्योंकि मैं भी देखता हूँ कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाओ कुछ काम पे आते तो वो स्लोली हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, सब अपने आप में, कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई फायर ही नहीं कर सकते, तो बहुत स्लो काम होता है। और लोग समझते हैं कि एक बार अब, इसीलिए सरकारी नौकरी में भी लोग, हमारे यहाँ एक आदमी उसका एक फैन फॉलोइंग है कि एक बार नौकरी लग गई तो काम तो करना नहीं है और अपना बैठ के अच्छे से वो करो। तो एक ये वाली चीज़ है। तो इसलिए दोनों तरीके के सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए। और जो पब्लिक सेक्टर है उसका जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है, उसमें जो काम है वो और अच्छे से स्टडीली हो सके, इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है।
और उसके लिए जो मैं सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जनता को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कोई अगर पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, तो वो आपके पैसों से चल रही है, वो उसको काम करके देना पड़ेगा, वो आपका पूरा हक है वहाँ से काम होना, आप उससे पूछ सकते हो, आपका राइट है। लोग उससे बात नहीं करते, उससे अपने रिटेलिएट नहीं करते, उन्हें लगता है कि भाई करे कर दो, वो प्लीज वाली भावना रहती है कि प्लीज मेरा काम कर दो। ये जैसे आप कहीं प्राइवेट कंपनी में जाते हो, उसे पे करते हो, तो आप कहते हो कि भाई मैं पे कर रहा हूँ, तो आपका काम है, आप मुझे करके दो। ये हम जब गवर्नमेंट सेक्टर के किसी उसमें जाते हैं, तो लोग थोड़ा प्लीज वाली भावना रहती है कि प्लीज मेरा काम करा दो। तो भाई वो आदमी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें कंपनी में काम कर रहा है, कोई नगर निगम हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपने ही बैठाया, वो आपके पैसों की सैलरी खाता है, आपका उसका काम है काम करना, उसको करना पड़ेगा। ये चीज जनता को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। जी, जी। अभी पे आने से पहले 2 चीज़ें आप दोनों की बातों से याद आई मुझे। एक जो ओवरटाइम की जो बात की अर्पित जी भैया ने, कि जापान में भी बहुत होता है, क्योंकि मैं जापान को बहुत फ़ॉलो करता हूँ कि वो क्या करते नहीं करते। जापान में भी ओवरटाइम का ये मसला है कि वहाँ पे भी सब अच्छा है, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को ये सब ओवरटाइम, या फिर एक और चीज़ भी है कि अगर बॉस आपको पीने के लिए बुलाए तो आप ना नहीं करें। गलत माना जाता है वहाँ पे कि आपका भाव अच्छा नहीं है। और एक दूसरा कि जापान में एक अच्छी चीज़ भी देख रहा हूँ कि जो कंट्री साइड में रहते हैं, वो कोई भी काम करते हो, कारपेंटर हो या फिर जो भी हो, उसके साइड में वो खेती भी करते हैं कि अपना खाना खुद ले लेते हैं, क्योंकि अब मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अपना खाना खुद उगा पा रहा हूँ। और दूसरी एक चीज़ जो हिमांशु की बात से मुझे याद आई कि पश्चिम बंगाल में भी यहाँ भी अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे एसी जनरल ट्रेन शुरू हुई है। तो ठीक है, वो भी चलाओ, नॉर्मल ट्रेन भी चलाओ। और मुझे इससे ज़्यादा ये देखना है कि चाइना में जैसे या फिर जापान में भी कि बहुत कम समय के अंतर ट्रेन चलते हैं, इसीलिए भीड़ भी कम होती है। चाइना में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत में एक ट्रेन 1 घंटे, मतलब यहाँ पे जो हमारे यहाँ से जो लाइन है कोलकाता की, वहाँ पे हमारे यहाँ के लाइन में 1-1 घंटे बाद ट्रेन है, तो भीड़ तो होगी। तो गवर्नमेंट को ये भी शायद देखना चाहिए। तो अब आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सबसे पहली चीज़, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि डेमोक्रेसी इज अ थिंग वेयर वी हैव टू पार्टिसिपेट ईच डे एंड वी हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। इस वाली चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही सरफेस लेवल एग्जांपल लेता हूँ। मैं अभी यहाँ पर एरोसिटी में गया, वहाँ पर मैंने कोई भी कॉफ़ी ली या फिर मैंने कुछ भी परचेज करा। अब वो हो सकता है मैंने कोई जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने हेयर कट भी कराया हो, तो वो जो पूरी सर्विस का प्रोसीजर रहा उसमें दे आर सर्विंग मी बिकॉज आई हैव पेड दी मनी। बढ़िया चीज़ है। और वहाँ पर दे टेक केयर ऑफ मी बिकॉज ठीक है, उनका इंटेंशन ये रहता है। उस पर हम पूरी एक अलग बात कर सकते हैं कि वो तुम्हें जेंटली ट्रीट क्यों कर रहे हैं, वो सर्व क्यों कर रहे हैं, वो ऑन टाइम क्यों रह रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट या फिर उनकी फैसिलिटीज इतनी अच्छी क्यों है। हो सकता है उसका रीज़न ये है डायरेक्टली कि वो तुमसे और पैसा चाह रहे हैं। बट कीपिंग दैट साइड, मतलब उसको भी अगर एक बार को मैं साइड में रखूँ तो भी वो लोग बहुत जेंटली ही बिहेव करते हैं। मेरे कई जगहों पर एक्सपीरियंस रहा है जहाँ मैंने भले ही हाई टोकन ऑफ अमाउंट पे करा हो, पर चीज़ें बहुत स्मूथ रही हैं। बढ़िया चीज़ है। अब जब मैंने ये चीज़ समझ ली कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ और ये जो मुझे दे रहे हैं ये कुछ मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हैं, आई हैव पेड फॉर दैट थिंग, इट्स अ ट्रेड। जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आती है तो फिर यही चीज़ जब हम नीचे ग्राउंड लेवल पर पहुंचते हैं, क्योंकि सरकारी जो जगह है जहाँ पर हमें सरकारी काम कराने पड़ते हैं, मोस्टली अवॉइड ही करता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं जिंदगी में, हम कहते हैं अवॉइड करो सरकारी काम है, जब वो चाहे हॉस्पिटल वाली चीज़ हो गई, चाहे वो ट्रेन वाली चीज़ हो गई, है ना, तो अवॉइड करने की कहते हैं। तो बचा फिर एक गरीब तबका जो वहाँ जाता है। दिक्कत ये बचती है, गरीब तबका भी पैसा देता है और वो भी सर्विस डिजर्व करता है, लेकिन उसमें ये जो हिमांशु ने अभी बात कही, प्लीजिंग वाला इतना नेचर रहता है जैसे बड़े साहब। अब इसमें बड़े साहब, या मैं ये नहीं कह रहा कि डिसरिस्पेक्ट दी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मैं ये भी नहीं कह रहा, बट एक पेडिस्टल पर रख देते हैं और फिर बात करते हैं। मैंने यहाँ देखा है, अभी निजामुद्दीन से जब भी मैं ट्रेन पकड़ता हूँ तो वहाँ बिहार का बहुत आदमी दिखता रहता है या फिर गरीब तबके का आदमी दिखता रहता है। वहाँ टिकट काउंटर पर इतनी बेरहमी से उसको ट्रीट करा जाता है, अरे जा हट, और पता नहीं कैसे कैसे बात करी जाती है। अब वो तो आपका काम है। यही वहाँ कोई, अगर मैं जैसे जाता हूँ तो अब मैं उन्हें दिख जाता हूँ देख रेख से कि ठीक है ठीक, तो वो मुझे फिर तमीज से आंसर करते हैं। तो ये जो फर्क आ जाता है, और ये फर्क इसलिए नहीं आ जाता कि
वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये गरीब है और गरीब के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। दिक्कत ये भी है कि हम में एज सिटीजन, और ये सिर्फ हम में एज सिटीजन और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा, हम में वो चीज़ ही नहीं रही कि हम उनसे बोले कि भाई आपका काम है ये। जब ये नहीं होता है तो फिर सरकारी जगहों पर ये दिखता है। और वही वाली चीज़ कि ऐसा नहीं है हमें कोई दिक्कत है सरकारी जगहों से, या फिर सरकार चीज़ हाथ में ले और कंपनीज रन करे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी उससे। अगर आप अच्छा करें तो अच्छा रहे। अभी ये भी रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। सो एक जगह है मथुरा, तो मथुरा से आगरा जाना था मुझे, है ना। तो मथुरा से आगरा जब हम जाते हैं तो कई सारे ऑप्शन होते हैं। एक तो रहता है कि बस चल ले लो आप, दूसरा ऑप्शन है कि प्राइवेट कैब्स होती हैं, उसमें 5-6-7 लोग ये लोग भरते हैं और फिर लेके जाते हैं, वो सस्ता पड़ता है थोड़ा। तो इस बार जब मैं आ रहा था तो एक नई सर्विस थी एसी बस की, अच्छी थी वो सर्विस, सरकारी ही थी, बहुत अच्छी थी, और जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे बस 10 रुपये ज़्यादा था, ये भी एक चीज़ है। तो ऐसे में मेक श्योर पहली चीज़ हमें ये करनी पड़ेगी कि लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, वो हमेशा पहली चीज़ बनेगी। उसमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो तुम्हें सर्विस मिल रही है ये तुम्हारे पैसों से मिल रही है, और एकदम से नीचे क्यों झुक जा रहे हो तुम, दबे दबे से क्यों, तुम्हारी आवाज़ में एक ऐसा क्यों है कि अरे कर दो काम, ये कर दो, ये वाली चीज़। दूसरी चीज़, जो काम नहीं कर रहा है उससे भी हमें थोड़ा कड़क आवाज़ में बोलना पड़ेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, ठीक है। और हमें थोड़ा रहना चाहिए। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी है, आप यकीन नहीं मानेंगे, हालांकि ये पूरी मैं ये एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास वो वाली बोतल रील आती है कि वो 15 रुपए की चीज़ 20 में दे रहे हैं, है ना। और वो ये बहुत चलता रहता है, 15 की बोतल 20 में देते हैं इस नाम पे कि वो ठंडी है। तो इसी पे एकदम ना पीछे पड़ गया, मतलब वो नहीं दे रहा था, मैं पीछे पड़ गया कि देनी ही पड़ेगी। उसने बोला खुले नहीं है, मैंने कहा 2 बोतल दो 30 रुपए की। अब जब ये ऐसा होता है, जब ऐसे 1-2 इंसिडेंट हो जाते हैं, या फिर उनको दिमाग में आ जाती है कि नहीं भाई इंसान जो है या फिर सिटीजन्स जो है यहाँ के अवेयर हो गए, यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, तो फिर वो सरकारी अफसर या वो सरकारी मुलाजिम जो बदतमीजी दे रहा था, नमक हरामी कर रहा था, वो फिर धीरे धीरे सबक सीख कर इम्प्रूव होता है। हर बार हमको ये भी एक गलत अप्रोच है, हम हर बार एक्सपेक्ट करें कि जो टॉप टीयर लीडर्स हैं वो ये चीज़ फिक्स करेंगे। कई बार ये सारे काम तो हमारे हैं, टॉप टीयर लीडर्स के बाकी काम हो सकते हैं, ये काम हमारे हैं कि हम रिटेलिएट करें, हम बदतमीजी और जहाँ पर प्यार से जैसी भी चीज़ें फिक्स हो सकती है वो फर्क करे। हम अभी रिसेंटली पिछले साल अपना जो लोकल एरिया का सदर होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली जो जगह होती है, वहाँ पर काफ़ी सारे काम होते रहते हैं कि अगर कोई EWS का सर्टिफिकेट बनना है, तो वहाँ पर मैं गया था। वहाँ पर भीड़ का इस तरीके से, मतलब जनरल सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। मतलब एक आर्मी मैन थे, उनको अपने बेटे का एडमिशन करवाना था, तो जनरल सर्टिफिकेट लगता है वहाँ पर, क्योंकि उनका NDA में उनके लड़के का सिलेक्शन हो गया होगा, तो वहाँ जनरल सर्टिफिकेट भी लगता है। OBC, EWS, SC से ST सर्टिफिकेट ये तो चलो बनने में टाइम लग रहा है, समझ में आ रहा है, जनरल सर्टिफिकेट भी लगता है। वो कह रहे हैं मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, जनरल सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा। अब ये अपने आप में, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन ये भी नहीं हो पा रही, तो इसमें किसी ऊपर टॉप टियर लीडर की दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत है उस सरकारी मुलाजिम की। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना अंकल की दिक्कत है कि अंकल ने उससे बोला नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर 4-5 लोग या 4-5 बार लगातार उस सरकारी मुलाजिम पर चिल्ला के या डांट के या फिर कंप्लेन करके अगर काम करा जाए तो हो जाएगा फिक्स। लेकिन हम वही है, हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, दिक्कत होती है। और फिर अगर ये वाली डिबेट शुरू होगी कि क्या कहते हैं कि क्या प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, तो फिर से ये दिक्कत है कि प्राइवेटाइजेशन कुछ लोग तो सह जाएंगे, और फिर जो अभी वाली चीज़ है, जैसे अगर कहने को अभी ये लिंक्डइन पे बहुत पोस्ट आती रहती है कि ब्लिंकिट ने इतना एक्स्ट्रा चार्ज करा, या फिर किसी और ऐप ने इतना एक्स्ट्रा चार्ज करा, या इतनी ये वो, तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। टू बी ऑनेस्ट, मुझसे तुम 8 रुपए डिलीवरी चार्ज लेने वाले हो, 10 ले लो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तुम मुझसे 12 ले लो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे खाना मिल रहा है अपना। तो जब ये लोग काम करेंगे, ये लोग इस तरीके से कॉस्ट कटिंग करेंगे और या इस तरीके से मेक श्योर कर ले जाएंगे। अभी अपने अगर रेलवे सेक्टर इनके हाथ में दे दिया तो वो 2-3-4 रुपए कहाँ, वो हर चीज़ का एक्स्ट्रा कॉस्ट, जैसे ब्लैंकेट्स हमें मिलती हैं जब हम AC टीयर कोच लेते हैं, तो ब्लैंकेट्स का एक्स्ट्रा कॉस्ट डाल दे प्राइवेट कंपनी, या कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये सब गरीब तबका एक्सपेक्ट नहीं, मतलब एफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो फिर जब ये लोग इतनी तरीके से, क्योंकि अब देखिए ऐसा नहीं है कि देश सिर्फ गरीब का है या अमीर का है, या फिर ऐसा नहीं है कि पैसे के हिसाब से डिवाइडेड है कि इतना % गरीब का है, इतना % अमीर का है, दोनों के लिए। प्राइवेटाइजेशन नहीं करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि पूरी जो टाइम का वेस्ट हो रहा है, अगर मेरा टाइम वेस्ट हुआ तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मेरी वो चीज़ भी एकदम जायज़ है। मैं जो डिमांड कर रहा हूँ कि अगर मैं सरकारी जगह पे, या फिर हर चीज़ जो सरकारी है, वो चीज़ मेरा टाइम भी वेस्ट कराती है, मेरा एफर्ट भी वेस्ट कराती है, दिमाग खराब करती है, वो अलग, तो वो मैं मेक श्योर नहीं, मैं नहीं चाहता मेरे साथ हो, वो मेरी डिमांड है, मेक सेंस। अब एक गरीब इंसान की जो डिमांड है, वो कह रहा है यार बिहार से मुझे यहाँ दिल्ली आने में ट्रेन के अलावा कोई और तरीका ही नहीं है, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस है उनका कोई तरीका ही नहीं है। तो अब जब ये इतनी लो क्वालिटी की होंगी तो फिर अब वो क्या करे, मैं तो अपना फ्लाइट अफोर्ड कर लूंगा। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन वाली चीज़ है, ये या फिर ये जो पूरा एक डिबेट है कि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर है, उसमें दिक्कत ये फंसती है कि कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट के हाथ में होनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्चुअली कंट्री रन करा रही हैं। अगर ट्रेन कल को जो पूरा अपना
रेलवे है वो अगर कल को ठप हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आधी से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट कंपनीज की भी रेल पर डिपेंडेंट है, सारा ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी ना एयरप्लेन से हो रहा है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो होनी चाहिए गवर्नमेंट के हाथ में। दिक्कत ये फंस रही है कि उसकी जो रनिंग है वो काफी सारे लेवल्स पर फ्लॉ हो रहा है, काफी सारे लेवल पर वो वाली चीज जो हार्डवेयर है वो काफी जगह पर दिक्कत दे रहा है। हर जगह पर पॉलिटिकल लीडर को जरूरत नहीं है इंटरफेयर करने की, कई जगह हमारी पार्टिसिपेशन से चीजें सुधरेगी। ये चीज हम समराइज नहीं कर पाते, ये चीज हम रियलाइज भी नहीं कर पाते, और बहुत छोटी छोटी जगहों पर जहां हमें रिबेल कर जाना चाहिए वो हम नहीं करते। तो ये तो एक चीज रही। उसके अलावा तो दूसरी चीज हमने पूरी बातचीत में निकल के आई गई है कि ऐसा नहीं है कि आप सब चीज प्राइवेट कर देंगे तो चीजें चल जाएगी, और भी लोग हैं जिनका हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी गलत है जो डिमांड आ रही है कि प्राइवेटाइजेशन कर दे, वो एक्चुअली वैलिड डिमांड है, चीजें बहुत खराब है गवर्नमेंट सेक्टर की साइड। तो हाँ ये है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमारा जो है ना, जो हमारी जो पब्लिक है ना, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों में। अब देखो ना कि लोगों को ना बिल्कुल सेंस ही नहीं है, जो एक होता है ना सिविक सेंस, बिल्कुल खत्म है। कचरा कहीं भी फेंक दिया, स्टेशन चलो बढ़िया बना दिया, सुंदर बना दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन अब उसको मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप वहाँ जा रहे हो, कहीं भी कुछ भी फेंक दे रहे हो, कहीं बोतल पड़ी है, कहीं कचरा पड़ा है, पटरियों पे कचरा फेंक दिया आपने, गवर्नमेंट कितना करेगी यार? ये सब चीज़ें एक्टिव पार्टिसिपेशन से होता है। आपको खुद तो करना ही नहीं है, कोई दूसरा कर रहा है उसको रोकना भी है। अभी दुर्गा पूजा के टाइम पे यहाँ पे कई वीडियो मैंने देखी, जो नदियों में जाकर पूरा पूजन सामग्री और पूरा पन्नी का ढेर लगा रखा है यमुना के किनारे, गंदगी मचा रखी है। और केवल ये एक त्यौहार की बात नहीं है, मतलब गणेश चतुर्थी पे भी यही हुआ, दुर्गा पे हुआ, अभी जो है छठ आ जाएगी, छठ पर भी यही होने वाला है। तो नदियों को क्या समझ रखा है? मतलब इतनी बेसिक सिविक सेंस नहीं है यार कि क्यों उसको गंदा करना है। पहली बात तो पूजन सामग्री वगैरह डालने की भी जरूरत नहीं, चलो एक बार को माने कि आपकी आस्था है तो उसको कुछ तरह से मतलब ऐसा मॉडिफाई करो, कुछ ऐसी चीज उसमें डाल दो कि चलो कम से कम वो पानी गंदा ना हो। लेकिन वो भी नहीं, उसमें आप राख डाल रहे हो, फूल बहा रहे हो, और भी पता नहीं क्या क्या प्लास्टिक की चीजें भी उसमें उसके अंदर बहा रहे हो। और फिर चलो अपने बहाने के बाद जो पन्नी जो होती है, वो पन्नी ऐसी उसको यार घर ले आओ या कहीं कोई डस्टबिन रखी हो उसमें डाल दो, पन्नी भी वहीं छोड़ दी, उसी में फेंक दी पन्नी। ये चीज़ है ना, ये पहले ठीक करनी पड़ेंगी। जब तक एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जैसी प्रजा होती है ना उसको वैसे ही राजा मिलता है। प्रजा जब बेवकूफ़ होगी ना तो राजा फिर ऐसा ही मिलने वाला है उसको। और फिर वो वाली बात है ना, यहाँ पर तो राजा की भी दिक्कत नहीं है, जरूरी थोड़ी है इनका राजा ये करता हो। ये पेन थैली कौन फेंकता है, थैली कौन फेंकता है नदी में, ये कहाँ से तुमने सीख लिया? तो वो वाली चीज़ है, प्रजा में या लोगों में ये जो बहुत ही बेसिक सेंस है वो नहीं है। और दूसरी चीज ये भी मैं बोलूंगा, जो आपने बोला कॉल आउट भी नहीं करना। अगर मुझे पता है कूड़ा नहीं फेंकना तो मैं दूसरे से जाके नहीं बोल पाऊंगा। अरे भाई बोलना पड़ेगा मुझे, मेरी नदी है, या ये नदी में ये करना गलत है। किसी से बोल के मैंने उसको उसकी कोई भावना आहत नहीं हो गई। और अगर भावना इस बात से आहत हो जा रही है कि भाई थैली फेंक दिया, मुझे टोक दिया तुमने, अरे तो भाई तुम्हारी भावना गई तेल लेने, ये तुम नदी थोड़ी ना गंदी करोगे। वो वाली चीज भी है, ये भी नहीं करते हम। हालांकि अब जैसे इसमें भी आपने एक बात बोली रेलवे वाली, अभी पूरा डीएमआरसी मैंने पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ कितना क्लीन रहता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या ये नहीं है, पर उसका एक रीजन ये भी है कि जो दिल्ली मेट्रो में लोग ट्रैवल करते हैं वो थोड़े सिविल हो गए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा पहले पहले जब शुरू हुई होगी तब बहुत सिविल रही होगी, हो सकता है तब थूकते हो। अभी मैं पहले कुछ दिनों पहले देख रहा था कि जब नया नया वो आया था वुमेन्स कोच, तो लड़के वहां घुस जाते थे, पुलिस होती थी वो मारती थी उनको, या फिर जो भी कर्मचारी होते होंगे वो मारती थी कि नहीं नहीं इसमें नहीं घुसना है। पर अब ऐसा नहीं होता, कोई नहीं दिखता हमको वुमेन्स कोच में। तो सिविल हो गए, या फिर ये बोले कि सिविल बनाया गया, ट्रेन करा गया, पर डीएमआरसी आज साफ है। उसका एक रीजन ये भी है कि लोग यहाँ जो ट्रैवल करते हैं वो थोड़े सिविल्ड हैं, जिनको बनाया गया है। यही एक चीज आती है। फिर अगर यही हमें कुछ नया थोड़ी ना करना है, आप एक जगह कर चुके हैं ये इंप्लीमेंट, आप कई जगहों पर इंप्लीमेंट कर चुके हैं, आपको बस और जगहों पर इंप्लीमेंट करना है। लेकिन वो पूरा एक प्रोसेस जो है वहां पर पहले हम भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते, और फिर हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो होते ही हैं, भी मिल जाए पैसा या गवर्नमेंट को तो फिर फायदा ही। अगर हमें किसी चीज से दिक्कत नहीं तो वो कहेंगे तुम्हें दिक्कत नहीं, हमें क्या, तो वो तो फिर ऐसे ही वर्क करेगा। जी इस चीज़ में शायद हमने बहुत अच्छी चर्चा की है कि इस चीज़ को अगर पीछे छोड़े तो एक चीज़ के बारे में हमें हमेशा से एक दुविधा रही है कि जब पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी उस समय सब शहर को आ रहे थे क्योंकि शहर में काम है। अब हम चारों का ही देख लीजिए कि अब हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका नाम है कि यूट्यूब पार्टनरशिप, ठीक है, कि हम यूएस के कंपनी के पार्टनर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना कट ले रहे हैं, हमें कुछ पैसे दे रहे हैं।
तो ये काम का जो मुद्दा है, यहाँ पे भारत सरकार या फिर भारत कुछ सोच नहीं पाए कि हम ऐसे भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं ऐसे कामों पे भी, क्योंकि अगर यूट्यूब एक भारतीय एक संस्था होती तो भारत को भी रेवेन्यू मिलता। ये तो हमारा एक पैसा तो अमेरिका में जा रहा है, ये तो ठीक ठाक बात है। और तब के समय में भी जब लोग गाँव को छोड़ के शहर में आ रहे थे, अब क्या हमें कुछ दूसरी चीज़ देखने को मिल रही है कि अब शहरों से गाँव में जा रहे हैं या फिर और ज़्यादा शहर में आ रहे हैं? क्योंकि मैंने एक उदाहरण देखा यहाँ पे कि मेरे बगल में एक परिवार रहता था, उन्होंने अपनी ज़मीन बेची और कोलकाता में जाके उन्होंने एक फ्लैट खरीदा। और मैंने जितना सुना है कि वो 99 वर्ष का एक लीज़ है, कि अब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है पता नहीं, पर वो उनके लिए वो लाइफ टाइम है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए तो वो नहीं है। तो ऐसे क्या अब जो मध्य वर्ग है या फिर जो निम्न वर्ग है वो अपनी संपत्ति खो रहा है? तो इसमें पहले हम हिमांशु पे आते हैं। मतलब इसको मैं थोड़ा-सा इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे उनने एक बड़े शहर की ओर जाना प्रेफ़र करा, तो पर्सनली मैं अपनी भी बोलूँ और मैं अपने पूरे परिवार का इतिहास बताऊँ, तो हम मेरे पिताजी भी ऐसे ही मतलब बिहार से आए थे आगरा में, और इस तरीके से फिर वहाँ हम भी पूरा आगरा पले-बड़े। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि आप अगर अपने से बड़ी जगह जाएँगे, तो वहाँ पे आप इम्प्रूव, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़, आपका सोचने का तरीका, आपके समझने का तरीका, बहुत कुछ इम्प्रूव होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से अपने, मैं अगर इसको एक दूसरे डेथ से देखूँ, दूसरे पर्सपेक्टिव से, तो ये अपने ऊपर एक वो चैलेंज की तरह या फिर अपने ऊपर एक जिम्मेदारी दे गया कि भाई मैं अपनी और अपनी एक पीढ़ी और मान लेते हैं, 2 पीढ़ी और 99 ईयर्स का वो दे रहा हूँ, अपनी ज़मीन बेच के सब जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर वहाँ जाता हूँ, वहाँ जा करके मैं अपना कुछ काम करता हूँ, तरक्की करता हूँ। तो मैं इसको अगर इस तरह से अगर थोड़ा-सा देखता हूँ, तो मुझे इसमें अपने आप में कुछ वो नहीं लगता, क्योंकि भाई 99 ईयर्स बहुत है, और तुम पर अगर तुम संपत्ति बेच के जा रहे हो, तुम पे ठीक-ठाक, बिल्कुल ही ऐसा तो नहीं कि संपत्ति बेच के तुम वहाँ जाके कुछ भीख माँगोगे, कुछ इस तरीके से फ्लैट लिया है, तो वो कुछ काम करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, और फिर इतना सिस्टम इवॉल्व है कि धीरे-धीरे आप समय के साथ वहाँ पे अपना खुद का सब कुछ ज़मीन-वमीन लेके मतलब रहना है, वो एक अच्छी लिविंग वहाँ पे आप बना दोगे समय के साथ। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल थोड़ा इस नज़रिए से देखता हूँ कि इसमें कोई अपने आप में वो नहीं है, और गरीब तबका नहीं अपनी ज़मीन नहीं खोएगा, क्योंकि वो वहाँ पे समय के साथ वो 100 साल बहुत होते हैं, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ कर ही देगा मोस्ट प्रोबेबली। जी, अभी तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो भैया आप बोलिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना, अभी तक तो क्या था कि जो हमारे से पिछली वाली जनरेशन थी, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ के अंदर। उनके अंदर एक टेंडेंसी थी कि जो कुछ चीज़ है वो बहुत बचा के चलनी है और खर्चा बहुत लिमिटेड करना है। लेकिन अब जो जनरेशन बदली है, उन्होंने उस तरह का स्ट्रगल तो नहीं देखा जो कि हमारे पिछली वाली जनरेशन ने देखा और उससे पिछली वाली जनरेशन ने देखा। मतलब आप देखो कि हर दूसरे तीसरे घर की अगर आप बड़े बुजुर्गों से पूछो कि भाई आप लोगों ने कैसे मतलब यहाँ तक पहुँचे, तो वो जर्नी में ना बड़ा दुख मिलेगा आपको सुनने में कि बताएंगे कि भाई हम इतनी दूर साइकिल से वहाँ जाते थे, ऐसे मेहनत की, वैसे मेहनत की, ऐसे करा वैसे करा, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे। मोस्टली मतलब कोई एक आधा को छोड़ के ज़्यादातर भारतीय घरों की यही कहानी। तो वो स्ट्रगल उन्होंने देखा है, तो वो उस वजह से आज उन्होंने जैसे तैसे करके भाई एक घर बना लिया, कुछ संपत्ति जोड़ ली, तो ये सब उन्होंने कर लिया है। अब ये जो जनरेशन है ना, इसके साथ हमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पर हम एक ऐसे दौर में हैं कि यहाँ पर हमारे आसपास इतनी चमक दमक है, इतने प्रोडक्ट्स हैं, इतना बाजार सजा हुआ है, इतनी चीज़ें आपको ललचाने के लिए, और उतना ही ज़्यादा एक कंपटीशन है, और कंपटीशन हर जगह हर चीज़ में है कि भाई उसके पास तो ये वाला फ़ोन है, उसके पास तो ये वाली गाड़ी है, उसके पास तो ऐसा घर है, उसके तो ऐसे कपड़े हैं, वो तो वहाँ से शॉपिंग करता है। ये इतनी सारी चीज़ें हो गई ना कंपटीशन के लिए कि वो पैसा रुक ही नहीं रहा। पुराने टाइम में क्या था कि मतलब अगर आप बहुत अमीर नहीं हो, कुछ मतलब बहुत अमीर लोगों को छोड़ दे, जो कि मोस्टली 7-8%, 10% होंगे देश के अंदर, बाकी जो लोगों की ज़िंदगी थी ना, उनमें कोई बहुत फ़र्क नहीं था। कुछ मतलब टीवी कहीं किसी के एक घर में हुआ, किसी पूरे मोहल्ले में किसी एक के घर में टीवी है ना, किसी एक के घर में स्कूटर है, किसी के गाड़ी है, मतलब ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी एक ही जैसी थी, कुछ 2-4 लोगों को छोड़ के। अब क्या है कि अब चीज़ें बहुत कंपटीशन बहुत हो गया, मतलब अगर गाड़ी भी है तो कौन सी वाली गाड़ी है,
अरे ये तो बड़ी सस्ती गाड़ी है, तो ये तो अल्टो लिए घूम रहा है, इसके तो ये तो ऐसी ये फटीचर है, गाड़ी लेनी है तो ये वाली गाड़ी लो। फ़ोन कौन सा लिया हुआ है, अरे ये तो कोई एंड्रॉइड फ़ोन चला रहा है, आईफोन लो। तो बहुत चीज़ें हो गई हैं और इन चीज़ों में पैसा बहुत बह रहा है। मतलब अभी कुछ आंकड़े थे, मैंने एक अपनी वीडियो में भी बताया है कि जो कर्जा है ना वो बढ़ता जा रहा है। एक टाइम थी कि हमारे पास एक सेविंग हुआ करती थी भारतीय लोगों की, अब जो सेविंग है वो धीरे धीरे घटती जा रही है और कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लोग गोल्ड को गिरवी रखकर जो लोन लेते थे वो लोन बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, उसका भी आंकड़ा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका मतलब है कि हम फाइनेंशियली खोखले होते चले जा रहे हैं, पैसा जो है लोगों के पास है नहीं। अभी एक वीडियो भी थी इंस्टाग्राम पे, काफ़ी वायरल थी, उसमें बंदा बता रहा था कि ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं इनमें आप देखो कि ये पूल बना हुआ है यहाँ पर इतना, लेकिन इसमें कोई नहाने वाला नहीं है। इसमें जो घरों में जो लोग ले रहे हैं इनका जो घर है वो लोन पर है, गाड़ी लोन पर है, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोन पर हैं, ये सब लोन की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये एक सच्चाई है भारत, मतलब खास तौर पे जो मेट्रो सिटीज़ की, तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि जब आप एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर कि आपके आसपास बहुत चमक दमक है, तो उस चीज़ में खुद को मेंटेन रखने के लिए कि लोग ये ना समझें कि यार ये तो बिल्कुल ही फटीचर आदमी है, आपकी थोड़ी इज्जत बची रहे, उसके लिए भी आपको बहुत खर्चा करना पड़ जाता है। और कुछ लोग तो ज़्यादा ज़्यादा जो दिखावे में आ जाते हैं वो फिर और ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो चीज़ें बहुत हाथ से निकलती जा रही हैं। और मुझे लगता है कि जो आने वाला जो टाइम है ना, हमारे पास पैसा जो सेविंग हुआ करती थी, जो कि हमें एक बुरे टाइम में बचा कर रखती थी, वो चीज़ें अब उतनी बचेंगी नहीं। और ये बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि अभी तक भी हमारी गवर्नमेंट ने, वैसे तो कुछ स्कीम्स वगैरह हैं जैसे कि वो प्रधानमंत्री बीमा योजना है और एक वो हेल्थ स्कीम भी है कोई सी, तो उसमें भी कुछ इलाज मिल जाता है, लेकिन अभी वो भी ना चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि आपकी कोई बड़ी बीमारी हो जाए आपको और आपको इजीली इलाज मिल जाए और आप उन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ। वो चीज़ें अभी इतनी ईजी नहीं है। कोई बीमारी हो जाती है तो बहुत भाग दौड़ है, किस्मत की बात है कोई अ, आपको सही कहीं इलाज मिल जाए, वरना तो फटाफट उनका क्या होता है, जो आपका जो कार्ड होता है ना जिसमें वो बीमा, वो फटाफट उसको ख़त्म करते हैं और उसके बाद में फिर आपको आपके हाल पे छोड़। और बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इनको इस बीमा के लिए उन्होंने, मतलब बीमा के साथ उनका टाइप है गवर्नमेंट के साथ में, तो उनका यही काम है वो। और एक तो वीडियो भी है जिसमें डॉक्टर कह रहा है कि भाई अगर आपको अच्छा वाला इलाज चाहिए तो वो फिर इस कार्ड से नहीं मिलेगा, वो उसके लिए फिर अलग आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये सारी दिक्कतें हैं अभी हमारे साथ में। और उसमें भी अगर सेविंग खत्म होती चली जाए, या तो भी गवर्नमेंट का है भी, जैसे वहाँ पर यूरोप वगैरह में है, जो अच्छे रईस कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या है कि कुछ भी हो जाए आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी, आपको कुछ हेल्थ में कोई दिक्कत आ जाएगी तो उसके लिए गवर्नमेंट है आपके पास, और कम से कम भूखे तो आप मरोगे नहीं। और कुछ जगहों पर तो इतना भी है कि भाई सर के ऊपर छत भी रहेगी आप, वो उतनी कुछ सेफ्टी हमारे पास है नहीं। हमारे पास ना, अगर आपकी गरीब हो गए तो ना आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, आपकी जो हेल्थ अगर आपकी ख़राब हो जाए किसी परिवार में तो उसके लिए कोई आपको देखने वाला नहीं है। तो बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं अभी भी, और उसमें भी अगर हम जिस तरह से हम चकाचौंध में दौड़ रहे हैं, जो हमारी आज की जनरेशन, तो वो कहीं ना कहीं हमें बहुत अंदर से खोखला करती है। उसके बारे में मतलब ये काफ़ी कंसर्निंग है, सोचना चाहिए इसके बारे में। जी हिमांशु ने और अर्पित भाई ने तो बाकी टॉपिक्स पे बहुत रोशनी डाली। अभी आप उन टॉपिक्स के साथ थोड़ी उस चीज़ पे भी बात कीजिएगा कि जैसे एक चीज़ मैंने बताई थी कि कुछ लोग जैसे अभी इटली में और जापान में देखना हो कि लोग गांव में जाए, उनको उनका अपना गांव वाला जो घर है, या फिर आप नया भी खरीदते हैं गांव में कोई घर, तो वहाँ पे घर बनाने के लिए टैक्स बेनिफिट्स वो दे रहे हैं कि, और कुछ और भी पैसे दे रहे हैं कि आप बनाओ, आपको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप बनाइए। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हाँ, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को पहले थोड़ा सा शुरू करें कि जब मैंने सवाल सुना था, तो पहले तो डेवलपमेंट के सेंस में सुनते हैं, मतलब समझते हैं। तो हमने क्लास 9th में पढ़ते हैं डेवलपमेंट की बहुत क्लासिक डेफिनेशन, की डेवलपमेंट हर इंसान के लिए अलग अलग मतलब रखता है। किसी के लिए हो सकता है कि एग्रीकल्चर की लैंड बढ़ जाए तो उसके लिए डेवलपमेंट है, कोई हो सकता है जो मीन करे कि अगर मैं अपने गाँव से शहर में चला गया तो मेरे लिए डेवलपमेंट है। ठीक है, अब आते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में। पहले लोग मूव करते थे, मूव आउट करते थे, क्योंकि जो गांव है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, और आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है, तो वो समझ में आता है, और स्थितियाँ बहुत ख़राब थी। अब कुछ कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात काफ़ी रियल है ना। जैसे अभी मैं रिसेंटली बिहार की पूरी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, और मैंने जो मेरे दोस्त हैं बिहार से उनसे भी बात करी, तो एक मुझे आइडिया पता पड़ा कि वहाँ पर इतनी ख़राब हालत है
कि वहाँ अगर ज़मीन भी है तो भी लोग ज़मीन बेचकर यहाँ स्लम्स में, जो हम वीडियोस देखते हैं कि यहाँ वॉशरूम खराब हैं और एक कमरा है, वो जो हमारी हाइट है उन पर उनकी छत है, और ऐसी जितनी भी वीडियो सामने आती है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वहाँ पर ज़मीन है हमारी, वहाँ पर घर भी है हमारा, लेकिन वहाँ करेंगे क्या रहकर, वहाँ कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वहाँ पर ज़मीन का करेंगे क्या, खाने के लिए नहीं है, एजुकेशन है नहीं, तो फिर वो एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ से अच्छी हालत तो यहाँ है, यहाँ आके रहना मैं प्रेफर करूँगा। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है कि क्या हम आने वाले समय में ये देख सकते हैं कि लोग अब गाँव की तरफ वापस शिफ्ट करें? मुझे लगता है हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग मैं आसपास मिलता हूँ या बात करता हूँ अपनी उम्र के, जो थोड़ा बहुत भी अब धीरे-धीरे करियर में अच्छा करने लगते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार मतलब दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है, पैसे-वैसे अगर हम कमा लेते हैं ठीक-ठाक और अपनी सेविंग्स करके, हमारा तो यही है कि भाई यहाँ से कहीं बाहर चले जाएँ, किसी ऐसी जगह जहाँ थोड़ी साँस आए। अब साँस वाली चीज़ तो चलिए ठीक है, क्लाइमेट चेंज के अंदर आ गई कि ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा-सा इश्यू ये है। बट जैसे-जैसे लोग थोड़ा-सा समझना शुरू करेंगे, ये जो अभी बात कर रहे थे कि चकाचौंध, थोड़ा-सा भी चकाचौंध से उठेंगे तो थोड़ी आँखें खुलेंगी और वो बोलेंगे कि यार ऐसा भी क्या है जो मैं शहर के पीछे पागल ही हुआ जाऊँ? ऐसा क्या दे रहा है मुझे शहर? पैसा दे रहा है, ठीक है, मुझ पर है अब, और क्या दे रहा है जी? आस-पास लोग अच्छे दे रहा है, समाज अच्छा दे रहा है, तो वो तो भाई मुझे गाँव में भी मेरा समाज कितना होता है, यहाँ पर हम लोगों का समाज ऐसा तो नहीं है कि 100-200 लोगों का होता है। वही लौट फेर के 4-5-6 दोस्त और अपना घर परिवार, यही अब उनका समाज हो जाता है एक उम्र के बाद। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो फिर मैं किसी अच्छी जगह पे भी जा कर सकता हूँ, किसी उत्तराखंड के गाँव में या फिर किसी उत्तर प्रदेश के गाँव में या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ ऐसा नहीं है कि आय नहीं आ सकती या बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये होना चाहिए बिल्कुल कि जो भी ऐसी जगह है जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ की तरफ लोग शिफ्ट करेंगे, और मेरा भी पर्सनल मत है इसमें कि बिल्कुल बढ़िया ही है। ज़्यादा बेटर है जब इतनी डेंसली, अब देखिए मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली मुझे एक पर्पस सर्व कर रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटीज सर्व कर रहा है, मुझे एम्प्लॉयमेंट सर्व कर रहा है, मेरा कॉलेज यहाँ पर है, एजुकेशन भी मुझे वही सर्व कर रहा है। तो एज अ शहर दिल्ली मुझे सर्व कर रहा है, समझ में आता है। अब एज अ शहर जब दिल्ली मुझे सर्व एक पॉइंट तक जितना मुझे चाहिए था उतना कर चुका है, तो अब वाई वुड आई वांट टू यहाँ पर ज़्यादा खर्चा करूँ और यहाँ पर ज़्यादा अपनी ईएमआईज़ दूँ और फिर भी यहीं पर रहूँ? डज़ नॉट मेक सेंस फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी। तो जितना लोग चकाचौंध से हटेंगे और जितना दिमाग लोगों का खुलेगा, वो लोग रियलाइज करेंगे कि हाँ, शिफ्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात ये कि क्या प्रॉपर गाँव में एकदम जहाँ पर आज भी काफ़ी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर चले जाएँगे? नहीं, नहीं, वो तो थोड़ा-सा आउट ऑफ वो लगता है, क्योंकि एक पॉइंट होता है जब तक आप, जहाँ तक आप एक बार डेवलप हो गए तो आप उससे नीचे जाने की बात नहीं करोगे। तो जब तक गाँव या फिर छोटे शहर इतना डिलीवर करने के लिए सक्षम नहीं हो जाते कि जो बेसिक है वो डिलीवर कर पाएँ, तब तक तो ये नहीं हो रहा। पर जैसे ही बेसिक धीरे-धीरे डिलीवर होने लगेगा तो लोग शिफ्ट करेंगे, और इसमें कोई अपने आप में दिक्कत भी नहीं है। रही बात वो वाली कि क्या गाँव से जो लोग आते हैं शहर की तरफ, उनकी हालत वहाँ इतनी ज़्यादा कीड़े-मकोड़े जैसी है कि उनको यहाँ पर आना मंज़ूर होता है, जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल सही भी है। अभी बहुत ही मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, पर अभी एक बात आई थी कि क्या कहते हैं, ये वाली कि रैपिडो या फिर जो क्विक कॉमर्स है उनकी प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। बिल्कुल अग्रीड, एक्चुअली एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। बट फिर अगर सिर्फ एक लेंस से अगर मैं सोचूं कि वो जो ड्राइवर है वो आता है बिहार के एक ऐसे गांव से जहां उसको 1000 रुपए मिलते थे पूरे महीने के, वो बस उसने बस इतना करा है कि उसने हिम्मत लगा के कैसे ना कैसे जो भी है बस दिल्ली आ गया है, तो हम अपने आप देखते हैं धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगती है। तो शहर अपने आप में, ऐसा मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा कि शहर अपने आप में उस देहात के जो एकदम ऐसे इलाके से इंसान आ रहा है उसका डेवलपमेंट नहीं कर पाते। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक ढाबे पे गया था, तो वहां पर मेरी बात ऐसी, मैंने बातचीत करने लगा मैं, तो वहां पर जो भैया थे जो तंदूर में लगा रहे थे नान, वो मुझे बताते हैं कि हम 15 साल पहले आए थे भैया बिहार से। अच्छा, मैं कहा ठीक है, तो अब कब जाते हो? मैं कहा 5 साल में एक बार जाते हैं। मैं कहा ठीक है, फिर और बताओ? कहते हैं मेरी 4 लड़कियां हैं, वो यहाँ 4 वो हैं, सरकारी स्कूल में जाती हैं। तो अब ये भी समझना पड़ेगा ना कि वहां तो ये इम्पॉसिबल था, हो सकता है वहां लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं, वो वहां तो ये इम्पॉसिबल था, लेकिन यहाँ आके पॉसिबल हो पा रहा है। अब भले हम कितना भी कह लें कि वो जो नौकरी है इस लायक नहीं है, क्वालिटी जो होनी चाहिए एक जॉब की वो सर्व नहीं करती, बिल्कुल एक्सेप्टेबल। बट उसके लिए एट उसके वही वाली चीज ना, मरता क्या ना करता। तो मरता क्या ना करता के चक्कर में गांव से लोग आते हैं शहर में, और काफी हद तक शहर उनका डेवलपमेंट भी करता है, बहुत गंदे पेस पर, जो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पर जहाँ इजीली प्रमोशन ऐसे होते हैं, यहाँ जितना इजीली एंड्रॉइड से आईफोन पे शिफ्ट होता है, जो कि कहने को ही बड़ा शिफ्ट है, एक 10,000 के फोन से सीधे 1.5 लाख के फोन पे अगर कोई शिफ्ट कर रहा है, जो कि करते हैं, बहुत आसान होता है, 2-3 साल में ही कर जाते हैं यहाँ पर। तो वो एक अपने आप में शिफ्ट है, और वहां एक इंसान है जो 15 साल में सिर्फ इतना शिफ्ट कर पाया कि 1000 रुपए से उसकी सैलरी आज 15-20 हजार हो पाई है।
तो ये अपने आप में एक चीज़ है कि जिस रेट में यहाँ पर एक जो अर्बन क्लास है उसका डेवलपमेंट होगा, रूरल क्लास से जो भले ही अर्बन सिटी में भी आके रह रहा है उसका डेवलपमेंट होगा, उसका जो पेस है दोनों का डिफरेंट है, पर डेवलपमेंट होता है। तो इस नज़रिए से देखें तो अच्छा ही है, पर लेकिन इस तरीके से हम कब तक ऐसे कुछ शहरों पे डेवलप, मतलब कब तक हम कुछ शहरों पे डिपेंडेंट रहेंगे कि ठीक है बिहार में कुछ नहीं है तो दिल्ली आ जाओ, फिर ऐसे कब तक चलेगा? फिर लोग भागते ही रहेंगे, फिर तो एक पॉइंट आएगा जहां पर दिक्कत हो जाएगी। और देखिए हम देखते हैं दिक्कत हो जाती है आज भी। किसी दिन थोड़ा बहुत भी अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लोग ज्यादा बाहर निकल जाएं किसी एक दिन, त्योहार वाले दिन या फिर किसी एक संडे या वीकेंड वाले दिन, तो दिल्ली में मेट्रो से लेकर आपके हाईवे से लेकर आपके जो मेन रोड्स है वो जाम हो जाते हैं। कितनी रील्स आती है गुड़गांव की, एक्चुअली गुड़गांव की बात नहीं करते, वहां पर पूरा जो है रोड सिस्टम या पूरा ड्रेनेज वाली चीज वो खराब है, ठीक है वहां की बात कर लेते हैं, पर ये होता है। तो ओवर पॉपुलेटेड तो है हमारी टीयर 1 सिटीज, डेवलपमेंट वो कर पा रही है, लेकिन हम कब तक अपनी टीयर 1 सिटीज पर डिपेंडेंट रहेंगे पूरे देश के डेवलपमेंट के लिए? ये नहीं हो सकता कि हम पूरे देश की डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें किसी एक शहर से होगी। ये जब फिर वही हो जाता है कि एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है, और ये डाइपोल किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो रादर देन दिस हमें इस चीज पर एक्चुअली सोचना चाहिए कि जो बाकी शहर हैं और जो बाकी जो हम बोल रहे हैं गाँव, वहां तक बेसिक फैसिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से पहुंचे, कैसे पहुंचे। और इसमें फिर ये भी है, ये भी एक हालांकि इस जगह का मुद्दा नहीं है, बट तब भी मैं इस चीज को एड्रेस करता हूँ कि अब जैसे हम कई बार बात करते हैं कि अगर किसी को भी कोई भी नया इंडिविजुअल आया, वो अपना करेज दिखाता है, वो स्टार्टअप करता है, तो ही वुड ऑल्सो चूज अ सिटी लाइक बैंगलोर या फिर दिल्ली या मुंबई, मेक सेंस। पर जब तक क्योंकि वही वाली चीज, गवर्नमेंट वाली चीज हम कंटिन्यूसली रिपीट कर सकते हैं, लूप पे चला भी सकते हैं, बढ़िया है, अच्छी भी लगेगी और काफी हद तक दिक्कत भी उन्हीं लोगों की है। पर अगर एक स्टेप ये भी हो सकता है, तो इसकी भी बात कर ही लेनी चाहिए, वो ये है कि अगर इंडिविजुअल्स हैं जो जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, वो जॉब क्रिएट भी करते हैं आगे जाके, तो फिर उन लोगों को भी अगर वो शिफ्ट करना चाहें, जो ऐसी टीयर 2 सिटीज, मैं नहीं कह रहा गाँव में ही चले जाएं, टीयर 2 सिटीज काफी अच्छा सर्व कर पाती है, काफी अच्छी फैसिलिटी सर्व कर पाती है, तो फिर वो वहां पर जाके जॉब्स क्रिएट करेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कंपेयरिंग वही वाली चीज शहरों का, कि दिल्ली है, आगरा है, आगरा उतना डेवलप नहीं है जितना दिल्ली है। दिल्ली, आगरा का मेन जो रहता है वो टूरिज्म पे रहता है, अदरवाइज सर्विस सेक्टर वहां नहीं है। पर अगर कोई इंडिविजुअल्स दिल्ली में आए, उन्होंने दिल्ली में एक्सपोजर लिया, समझा चीज का, चीजों को 5-6 साल रहे यहाँ पे, और फिर वापस आगरा गए और वहां पर उन्होंने जॉब्स क्रिएट करी, तो फिर इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। फिर वहां पर आगरा में भी जॉब्स क्रिएट होती है, और फिर हम देखते हैं कि फिर आगरा का कोई 2 बंदे, कोई 10 बंदे, कोई 20 बंदे होंगे जो अब दिल्ली शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि वहीं पर उनको उस लेवल की जॉब और लाइफ दोनों मिल रही है। तो इस तरीके से जब चीजें होंगी तब ये होगा। लेकिन फिर ये हम एक बार को आगरा तक तो इमेजिन कर लें, पर हम अभी भी अपनी बातों में भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि बिहार तक ही पहुंचेगा, तो वो, और वो भी एक गांव तक, वो होने में बहुत टाइम लगेगा। तो वहां पर फिर हमें भी रैपिडली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और गवर्नमेंट वाली चीज भी एक्चुअली है। और रही बात ये शहर गांव वाली, तो वो बस इस हद तक मैटर करती है, लेकिन उसके अलावा शहर गांव में अपने हिसाब से बस इतना डिफरेंस बचता है कि डेवलपमेंट कहाँ कितना है। उसके अलावा अलग से शहर भी एक समय गांव ही रहा करते, तो अलग से उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ जोग्राफिकली, हालांकि जोग्राफी फिर वो ये वाली चीज भी हो सकती है कि वो रिवर साइड थे, प्लेन्स थी, वो वाली एक अलग, उस चीज को साइड रखें तो फिर अदरवाइज कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है शहर या गांव में, इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो वहां पर भी चीजें हो सकती है बस। जी, आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर? सारा मामला एम्प्लॉयमेंट का ही है। एम्प्लॉयमेंट अगर है और एक बेसिक जो एमिनिटीज़ वगैरह हैं जो कि चाहिए होती हैं एक अच्छी ठीक ठाक लाइफ के लिए, वो अगर हो तो भाई क्यों जाए कोई। लेकिन वो वही नहीं है। कहते हैं ना कि भारत कृषि प्रधान देश है, क्यों है इसमें, मतलब कई लोग खुश होते हैं कृषि अरे बेरोजगारी इसलिए है। अगर रोजगार हो लोगों के पास में तो अब उसके पास है नहीं कुछ, तो क्या करेगा वो, खेती करेगा वो। और इसीलिए देखो खेती भी है, किसी के पास छोटे छोटे खेत हैं, 2 बीघा 3 बीघा। इसको बदलना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए भारत ना बेरोजगार प्रधान देश है, या फिर इस तरीके से बोलना चाहिए, हाँ वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कृषि प्रधान कहाँ है? सही बात। और ये भी बोल सकते हैं बेवकूफ प्रधान देश भी बोल सकते हैं हम। यूएसए में किसान 1.2% है, 1.2%, और सब मशीनों से होता है। अब यूएस तो ज्यादा इंपोर्ट करता भी नहीं है, क्योंकि एक समय तो शायद मुझे याद आ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में भारत यूएस से गेहूं जो है वो इंपोर्ट करता था। तो अमेरिका का काम तो बन रहा है 1.2% से। सही बात है। और क्या, इतनी लोगों की जरूरत थोड़ी है जितने हमने कृषि में लगा रखे हैं। लेकिन वो क्या करें, गवर्नमेंट कुछ भी कर देती है कि हमारे किसानों को जय जवान जय किसान करके, भाई किसान बहुत कोई महान काम कर रहे हैं।
अरे यार उनकी इतनी ज़रूरत ही नहीं है, आप उनको कहीं और यूज़ करो उनको। जैसे चाइना ने किया था, चाइना भी एक टाइम पर वो भी कृषि प्रधान देश काइंड ऑफ हमारी तरह था, लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो किया और वहाँ घुसा दिए सारे अपने। उनको धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है, और अच्छा भी है क्योंकि एक जो किसान है उसके बाद एक बड़ा अगर लैंड हो तो वो वहाँ से एक प्रोडक्टिविटी अच्छी निकल कर आती है, और उसमें वो अगर बड़ा लैंड होगा तो वो मशीनें भी यूज़, क्योंकि वो उसकी एक यील्ड ज़्यादा होगी तो आपकी जो इनकम ज़्यादा है तो बड़ी बड़ी मशीन्स भी अफोर्ड कर सकते हो, बड़े बड़े और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए, वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, तो एफिशिएंसी आती है। वो एफिशिएंसी भी नहीं है हमारे यहाँ पर, और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि भाई अब ये ले देगी, यही है इनके पास, यहाँ से भी इनको हटा दिया तो कहाँ लेके जाए। ठीक है, तो आप किसान बनते रहो और उनको गर्व और दे दो कि तुम गर्व करो, तुम किसान हो। नहीं पर वो ये मैं बस यहाँ बस मैं एक थोड़ी सी चीज़ मतलब करेक्ट करना चाहूँगा। जैसे ये वाली जो चीज़ है जय जवान जय किसान वाली, इसका एक्सप्लॉइटेशन तो अब हम कर सकते हैं, मतलब अब हम बोल सकते हैं यहाँ पर, जैसे आ जाते हैं ना लोग जो अपने पॉलिटिकल लीडर है वो ऐसे लेके कि अरे नहीं नहीं मेरे किसान भाइयों, जैसे बड़ी उनकी कदर हो रही है, बड़े उनके लिए कोई पॉलिसीज आ रही हैं, ये बात अब दिक्कत की है। लेकिन जब ये नारा निकला था जय जवान जय किसान वाला, तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तब एक्चुअली यही वाली चीज़ जो हमने तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी बताया शोमू ने कि तब तो हम इम्पोर्ट कर रहे थे, तो तब ये नारा आया था, क्योंकि तब इंडो चाइना वॉर भी चल रहा था और क्या कहते हैं जवानों की ज़रूरत भी थी, और किसान हमारे यहाँ कम, हमारे क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था अपने लिए, तो वो चीज़ तब तो ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन वही चीज़ है ना, नैरेटिव्स इस तरीके से शेप करे जाते हैं, वो कंडीशन एक इस तरीके, क्योंकि अब हमारे दिमाग में भी वही कि किसान भाई तो बड़ा रिस्पेक्टेबल है ना, हम भी ऐसे ही, अरे रिस्पेक्टेबल तो है, उसका भूखा है वो भाई, भूखा है, पेट में उसके खाना नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ फिर वो पूरा नैरेटिव की वजह से शिफ्ट हो जाती है, हम एक्चुअली रियलाइज ही नहीं कर पाते, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर। जी, तो इस मुद्दे के आखिर में बस सोशल चेंज में एक चीज़ रह जाती है। अब ऐसा है कि 21वीं सदी में हर साल ही एक रिवॉल्यूशन का साल है, या फिर 19वीं या 20वीं जो सदी थी वहाँ पे 5-10 साल बाद कुछ रिवॉल्यूशन आ रहे थे। अब पिछला रिवॉल्यूशन बहुत दिनों पहले आया था कि जब इंसान थोड़ा गॉड सेंट्रिक से ह्यूमनिज्म पे आया, ठीक है? तो इस आ गया चीज़ पे तक मुझे तो नहीं लग रहा। चलिए आलोचना करके देख लेते हैं। अब पहला सवाल तो ये था, यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन नहीं है मेरा, लेकिन ये गॉड सेंट्रिक जो वर्ल्ड व्यू है उससे हम ह्यूमनिज्म पे कैसे आए? तो इस बार अभी भैया से शुरू करते हैं। ऐसे ही आएंगे मेरे ख्याल से, इस बारे में बात करनी पड़ेगी तभी आएंगे, और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये ऐसे ही आएंगे, यही है तरीका करने का इसको। इस बारे में बात करो, लोगों को बताओ कि ये भी एक विकल्प है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये जो बातें कर रहे हैं कोई सुने। कैसे आए थे ये पूछा। अच्छा, कैसे आए थे? अच्छा, गॉड से ह्यूमनिज्म पे कैसे आए थे? हाँ, तो वो भी तो ऐसे ही आए ना, वो भी तो हमने बातचीत करी है इस बारे में। कुछ लोग हैं उन्होंने कहा है कि भाई जो अब जैसे अगर वहाँ पर देखा जाए जो रेनेसां हुआ था वेस्ट के अंदर, तो वो उन्होंने देखा कि यार जो चर्च की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी मतलब डिस्क्रिमिनेटरी हैं, और वो ज्ञान को रोकने वाली हैं। जो ज्ञान जो होना चाहिए हमें उन चीज़ों को वो रोक रही हैं, और चर्च कंट्रोल कर रहा है हमारी चीज़ों को, हर चीज़ हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो लोगों के धीरे धीरे कि भाई क्यों कंट्रोल करे, चर्च का काम है कि भाई आपकी आस्था है तो ठीक है, वो आस्था की अपना एक प्लेस है, आप उस चीज़ के लिए आप पूरी सोसाइटी को तो नहीं कंट्रोल करोगे। तो वो डिबेट वहाँ से शुरू हुई, और उसके बाद से वहाँ से वो चीज़ें अलग अलग हुई। भाई चर्च और स्टेट अलग अलग हो गए। स्टेट का काम है कि वो बाकी चीज़ों को चलाएगा, चर्च का काम है कि वो धार्मिक मामलों को देखेगा। तो ये डिवाइड हुआ। अब वहाँ से फिर जो ह्यूमैनिटेरियन जो अप्रोच है कि भाई जो पूरा जो मानव समाज है वो एक मानव के हित के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो मानव के हित के लिए होना चाहिए। मानव का हित किसमें है वो इस हिसाब से हमें सोचकर चलना है, बजाय कि हम अपने धर्म का हित देखें या और भी किसी चीज़ का हित देखें। तो वो चीज़ वहाँ से इस तरफ जो है ऐसे करके आई है, और अभी पूरी तरह से आई नहीं है। अभी भी मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर हम पूरी तरह से कह सकते हैं हाँ हमारी जो सोसाइटी है वो ह्यूमैनिटेरियन हो गई। जी, अभी आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये जो अभी बात हुई कि कब हम गॉडली या फिर गॉडली जो बिलीफ है या फिर इस चीज़ से कब हम ह्यूमैनिटेरियन या मोर ह्यूमन होंगे। तो पहले तो थोड़ा सा डाइसेक्ट कर लेते हैं हम क्या ना क्या चाह रहे हैं गॉडली से। हम ये सिर्फ इतना सा, यहाँ से गॉडली से हम कोई गॉड भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम इलॉजिकल बोलना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से, तो है ना, इलॉजिकल
सुपरस्टिशियस और बेवकूफ़ हिंदी में और साफ भाषा में, जो सोचे ना समझे, इस तरीके से हम कब ज़्यादा तार्किक हो पाएंगे, कब ज़्यादा बोधवान हो पाएंगे, कब ज़्यादा चीज़ों को देख के थोड़ा ठहर के समझ के इस तरीके से कब हम पूरी तरीके से हो पाएंगे। मुझे तो लगता है इसमें भी खूब समय है। और रही बात धीरे धीरे, जो अभी बोला हमने कि ऐसे ही होते हैं, ऐसी बातचीत से सोच के, और बातचीत से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा, बातचीत तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ सोचना भी बहुत ज़रूरी है। खुद के साथ जब तुम बैठते हो, जब तुम डिसीजंस ले रहे होते हो, बाकी चीज़ों को ओपिनियंस होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ओपिनियंस इस चीज़ से ज़्यादा इफेक्टेड रहेंगे कि वही सुपरस्टिशन या फिर वो हमारे दूर के किसी लेख में लिखा है कि ऐसा होता है, पिछले जन्म में ये होता था, इन सब बातों पर अगर हमारी डिपेंडेंसी रहेगी तो फिर या इनोवेशन शब्द तो अभी बहुत दूर है। तो अभी जहाँ हमारी समस्या ये तक बैठ जाती है कि हम इस बात पर वाद विवाद करना पड़ जाता है कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो बात है ना कि धरती इस तरीके से रही है, या फिर कई मैंने देखा मैं वीडियो देखता रहता हूँ अर्पित जी की भी अब, तो लोगों की आज भी ये एक्चुअली डिबेट के इश्यूज हैं कि भाई नहीं हमारे धर्म में लिखा है कि ये जो है पहले ऐसा होता था, इस वजह से ऐसा अब होता है। और वो आज भी साइंस को ही रिजेक्ट करने के लिए अगर बैठे हैं, तो फिर इस तरीके के जब हमारे सुपरस्टिशन होंगे एकदम डीपली रूटेड, और वो भी ऐसी चीजों पे जो बहुत लॉजिकली, बहुत 2 मिनट आंखों में देख के रिजेक्ट करी जा सकती है, मैं नहीं कह रहा कोई बहुत लंबा डिस्कशन चाहिए, ऐसी चीजों पे जब आज भी हमें डिबेट करनी पड़ेगी और कुछ लोग अभी भी बिलीव करेंगे, तो फिर ये तो अभी बहुत दूर दिखता है। दूसरी बात कि ये कैसे हुआ होगा, मुझे लगता है तब भी ये इसी वजह से हुआ होगा। डिस्कशंस तो हुए होंगे, बट लोगों ने 2 मिनट बैठ के रुक के सोचा होगा कि 2 मिनट में ये जहाँ फंस गया हूँ, या ये जो पूरी ग्रोथ है ये रुकी इस वजह से है कि मैं किसी पहली मान्यता पर ही टिका हुआ हूँ, और ये किस चीज पर मैं भरोसा कर रहा हूँ। एकदम से 2 मिनट, जिसको हम कहते हैं ना कि एकदम इल्यूमिनेट हुआ होगा, नॉट मेकिंग इट वेरी मिस्टेक, बट 2 मिनट के लिए अगर कोई बेवकूफ आंख खोल के देखेगा और उसको पता पड़ेगा कि मैंने ये सारी हरकतें जो कर ली हैं, मतलब धर्म के, आज जैसे कोई भी सुपरस्टिशन उठा लें, कहने को आज जैसे करवा चौथ है, कई लोग मनाएंगे, ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा, ठीक है, बढ़िया, जो भी उनका धर्म है, प्रैक्टिस है, बढ़िया है, लेकिन जो उसके नाम पर आज पूरा डंडाप हुआ होगा कई घरों में, जब हम उसमें फंसे रहेंगे और फिर हम इनोवेशन की बात करेंगे, इट डज नॉट मेक सेंस एनीवे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और कैसे हुआ था, इसी वजह से हुआ था कि किसी एक ने समझा होगा और फिर उसने शोर मचाया होगा, कुछ ने उसके जूते मारे होंगे, हमने देखा है, हमने पढ़ा है प्लाटो और सोक्राट्स को, उनके साथ क्या हुआ था, तो ऐसा ही हुआ होगा। और अभी भी ऐसा ही होता है कि कोई भी थोड़ी सी तमीज की बात करते तो उसके फिर उसको गरियाते हैं लोग, लेकिन ऐसे ही होगा, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होना। और रही बात रेवोल्यूशन की, इट इज हाईली नीडेड। आने वाली पिछले बीते समय से, काफी समय से नहीं हुआ, इट इज हाईली नीडेड। नहीं होता है तो कोई ना कोई, किसी ना किसी कारण से हमारी जो मानव सभ्यता है उसको एक अच्छा खासा दिखने वाला है, एक जो हम कहते हैं ना कि वो हुआ था, तो हमारे भविष्य में अगर रहे हम लोग, तो ये हम याद रखेंगे कि हम जो थे उनके साथ कुछ हुआ था, हमारे साथ कुछ घटा था। अब वो चाहे क्लाइमेट चेंज की वजह से घटे, चाहे फिर वो सोशियो कल्चरल किसी रीजन से घटे, चाहे फिर वो किसी भी रीजन से घटेगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि बेवकूफ़ी जब बहुत बढ़ जाती है तो किसी ना किसी तरीके से तो भंडारा फूटता है। जी हिमांशु, आप एक्चुअल कैसे में आप बताइए। एक्चुअल में मुझे लगता है कि जो इंडिया के मामले में ना, अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है इस मामले में भी अभी हम बहुत पीछे हैं। मतलब आज के दौर में अगर कोई बाबा भूत उतार रहा है और वहां पर इतनी पब्लिक है, तो ये एक मेरे ख्याल से लिटमस टेस्ट है कि हमारी जो जनता है ना वो कितनी बेवकूफ है। आप यकीन मानिए मेरे, हाँ मतलब मैं आप ही की बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब मेरे संग वाले बीटेक के स्टूडेंट्स 3rd ईयर में, ये लोग पढ़े लिखे हैं, पेपर निकाल के पहुंचे हैं यहाँ तक, ये लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि नहीं यार, वैसे पता है चढ़ तो जाती है, तेरे साथ होगा ना, तुझे तब पता पड़ेगा। अब मैं क्या बहस करूं, अब ये कितना भी पढ़ ले, ये कितना भी वोक हो जाए इन चीजों को लेकिन अगर इसकी मान्यता आज भी यहाँ ग्रस्त है, फिर मैं अब क्या बोलूं, अब बहस आगे जाएगी कहाँ? ये कभी इस विषय पे चर्चा कर लेंगे। हाँ, कुछ ऑल्टर स्टेट्स होती है, उसमें फिर कभी चर्चा कर लेंगे। हाँ, मैं उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा कि वो साइक की वजह से होता है, लेकिन भूत कह के उसको एड्रेस कर देना ये तो मेक सेंस नहीं करता। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि साइक, ह्यूमन माइंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, उस वजह से होता है, वो मैं भी समझता हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ उस बारे में, लेकिन भूत कह के कह देना तो ये तो कहीं से लेकर कहीं तक डज नॉट मेक सेंस। बिल्कुल होता है कि आउट ऑफ स्टेट चले जाते हैं, वो समझ में आता है, उसकी बिल्कुल मानी बायोलॉजी है तो हो सकता है, लेकिन भूत और फिर पिशाच और फिर बाबा और फिर हड्डी कंकाल, ये तो फिर अब मंत्र और ले आओ। चलिए,
आपने अपनी बात कंप्लीट की भैया? हाँ, कहाँ पर था? हाँ, तो मतलब इंडिया के मामले में मेरे को ये जो क्रांति है ना, मैं मतलब अभी भी श्योर नहीं हूँ कि, हालांकि हम इतनी बातें कर रहे हैं यहाँ पर और मैं देखता हूँ कि हाँ एक वर्ग ऐसा हुआ है कि जो कि इन रैशनल बातों को समझता है और वो बात खुद भी कर रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हम बहुत बहुत पीछे हैं। इसको एकदम कहें कि जनमानस तक पहुंचाने में ना अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और ये बड़ा मुश्किल है। इंडिया के मामले में बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ना हम लोग ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं ना कि लोगों मतलब एक मैंने चीज़ देखी कि इंडिया के अंदर क्रांति क्यों नहीं होती। सभी देशों में क्रांति हो जाती किसी ना किसी चीज़ को लेके, भारत में क्रांति क्यों नहीं होती? भारत का जो भाग्यवाद है, जो हमारे धर्म से ही आता है, वो भाग्यवाद इतना बड़ा जहर है इसने कि हमारे ना दिमाग को बिल्कुल लकवा ही मार दिया, दिमाग खत्म ही हो गया है। और जो भारत का जो युवा जो मैं देखता हूँ, वो कई बार वो जब इतना भाग्यवादी देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की एप्स हैं वहाँ पर बाबाओं से कंसल्टेशन ले रहा है, किसी बाबा के आश्रम में जा रहा है, वहाँ पर कर रहा है। मैं जब करता था एस्ट्रोलॉजी तो मेरे मतलब कई मतलब अच्छे पढ़े लिखे IRS ऑफिसर, IAS ऑफिसर ये तक भी आ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, मतलब मुझे अंदर से गाली आ रही है, यार क्या तेरी फायदा हुआ तेरी पढ़ाई का, जो अभी भी आके तेरे को ये सब करना पड़ रहा है। तो बड़ी हालत ख़राब है यहाँ पे, मतलब वो चीज़ें ना सुधारनी बड़ी मुश्किल है क्योंकि जो भाग्यवाद है ना वो जब तक नहीं उतरे, उसका भूत नहीं उतरेगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। कोई क्रांति व्रांति की उम्मीद आप मतलब छोड़ ही दो। अभी आप देखो देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता था कि वो जो लद्दाख में जो है, क्या नाम है उनका, सोनम वांगचुक, उनको मतलब अरेस्ट कर लिया गया है और मुझे लग रहा था कि शायद इसको तो देखकर कुछ लोगों का खून खौलेगा। कुछ नहीं हो रहा, सब सामान्य अपना घर में अपना जी रहे हैं अपनी आम जिंदगी, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब तक अपने ऊपर नहीं आती ना, जब लगता है कि यार अब जो है मेरा नंबर आ गया, अब मैं मरने वाला हूँ, उसके बाद ही वो एक्टिव होता है, उससे पहले वो एक्टिव ही नहीं होता। तो ये जो सुपरस्टिशंस वगैरह है ना, ये वेस्ट ने जो है इसका दर्द सहा है। उस जो एक विज्ञान को जो कहते हैं ना, विज्ञान के पैदा होने की प्रसव पीड़ा वेस्ट ने सही है। हमें तो उधार का मिल गया है ना, हमें तो वहाँ से जो ज्ञान मिल गया है और हमें लगता है कि यही विज्ञान है, जो हम ये जो गैजेट्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं यही विज्ञान होता है। हमने वो पीड़ा ही नहीं सही और इसीलिए हम उसकी वैल्यू भी नहीं करते। और वो वैल्यू जो हम पहुँचे हैं ना, जो वेस्ट पहुँचा है कि वो एक क्या कहते हैं ऑथोरिटेरियन से ह्यूमैनिटेरियन तक पहुँचा है, तो उस सफ़र में उसने लगातार वहाँ पर हमने वहाँ के लोगों ने वो चीज़ें देखी हैं कि जो ज्ञान का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, जब हम किसी अथॉरिटी को बनाते हैं तब हम ज्ञान में कितनी प्रोग्रेस करते हैं। और जब हम अथॉरिटी के बजाय हम साइंस का या ऐसी पद्धतियों का सहारा लेते हैं जिनके जरिए हम एक्चुअल में उस सोर्स तक पहुंचने की एक अप्रोच बनाते हैं, एक रैशनल अप्रोच बनाते हैं, तब हम कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस करते हैं। तो वो उसके कंपेयर को उन्होंने बड़े साफ साफ तौर पे आंखों से अपने देखा हुआ है, वो हमने नहीं देखा अभी तक। और हम अभी भी उन रूमानी ख्यालों में खोए हुए हैं कि किसी की कृपा हो जाएगी, कोई हम विश्वगुरु हैं, हम ये हैं वो हैं। अभी भी कोई होश वाली बात करता हुआ यहाँ पे मेरे को दिखता नहीं है कि कोई जागृत हो, किसी को ये सब इन सब चीज़ों की समझ हो। पढ़े लिखे लोग भी बात करेंगे, नहीं नहीं हम वैसे तो बड़े रैशनल हैं, अब वो तो मंदिर तो ऐसे ही चले जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, मन को अंदर से खुशी होती है ना, इसलिए चले जाते हैं। नहीं नहीं वैसे तो हम बड़े रैशनल हैं, वो तो क्या है ना कि अब एक बार पंडित जी से चलो दिखवा लेते हैं कुंडली, बच्चे की कुंडली दिखवा लेते हैं, पता चल जाएगा कुछ आगे भविष्य में क्या होने वाला है। मंदिर जाने वैसे वैसे तो टूरिज्म होता है, पर वहां पे क्या होता है कुंडली दिखाने से? हाँ, तो अभी भी लोग ऐसे ही हैं और यहाँ पर मतलब इन लोगों के लिए ऐसा ट्रैप तैयार कर रखा है कि जिस तरह की आपकी बुद्धि, जिस इंटेलेक्ट लेवल पे आप पहुंच गए हो ना, उस इंटेलेक्ट लेवल को ट्रैप करने के लिए एक बाबा वहां पे बैठा हुआ। आप बिल्कुल अगर निचले स्तर पे हो तो वहां पर ऐसे बाबा हैं, कथावाचक हैं जो आपको पंडालों में तालियां पिटवा रहे हैं, ऐसे बाबा हैं जो आपके भूत भूत उतार रहे हैं ना। थोड़ा सा आप इंटेलेक्चुअली बेटर होते हो तो फिर सदगुरु जैसे बाबा आ जाते हैं, तो वो आपको जो है पकड़ने लगते हैं। उसके बाद और थोड़ा बेहतर होते तो और तमाम तरह के बाबा हैं। बेसिकली एक चक्रव्यूह है, हर चक्रव्यूह के गेट पर आप एक गेट क्रॉस करते हो, उसके बाद में एक और आपका, आप सोचते हो अब मैं आज़ाद हो गया, अभी नहीं हुए आज़ाद आप, अभी और आप एक अंदर हो, फिर और एक बाहर जाओगे, फिर वहां पर एक और गेट है, आप बाहर ही नहीं आ सकते। ये लोग के एक दूसरे के पीछे खड़े हैं, सबको मारना पड़े। चलिए ठीक है, हिमांशु आप कैसे देखते हैं इस विषय को? मैं इसको ऐसे देखता हूँ जैसे आपने सवाल किया था कि ये हम ह्यूमैनिटेरियन कैसे हो गए गॉड सेंट्रिक उससे।
तो सबसे बड़ा जो इसमें मैं रोल मानता हूँ वो विज्ञान का रोल है। एक जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई, जो वेस्टमेंट लोग में आगे थिंकिंग करना शुरू करी, सोचना शुरू करा, सवाल पूछना शुरू करे, ये पूरी जर्नी मतलब ये बिल्कुल जो हम पूरे बाहरी वर्ल्ड में देखता है वो इंटरनल वर्ल्ड में बिल्कुल सिमिलरली घटित होता है कि तुम जब पहली बार जब सवाल करना शुरू करते हो अपने आप से, बाहर किस मतलब सवाल किसी भी तरीके का हो सकता है, मतलब जो सबसे आरंभिक स्तर का सवाल होता है वो जैसे ये सूरज ऊपर क्यों है, ये अपना स्काई ब्लू क्यों होता है, ये बिल्कुल आरंभिक स्तर के सवाल है। तो आप जब सवाल पूछना शुरू करते हो तो उसके साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग वही सब डेवलप होता जाता है। तो यही सेम चीज़ हमें दिखती है कि भाई वेस्ट ने सवाल पूछना शुरू किया और पहले जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके बारे में सवाल पूछना शुरू किया। तो वहाँ से जब विज्ञान डेवलप हुआ जैसे 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 तो चीज़ें बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होती चली गई। तो फिर वहाँ से फिर जो जनता है उसको भी समझ में आया कि भाई हम आज तक किसी अंधविश्वास को मान्यता को मानते हुए आए थे, लेकिन अब तो दूध का दूध पानी का पानी साफ साफ हो गया। अब वो मानने की तो चलो फिर भी मान लेंगे कि भाई जो हमारी पुरानी मान्यता है वही सो, लेकिन जब जनरेशन बदलेगी, नई जनरेशन आएगी, वो क्यों मानेगी, वो नहीं मानेगी। सारी हमारे इंडिया में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो नई जनता आती है वो वही पुराना अंधविश्वास पकड़ लेती है और उसको अपने आप से जोड़ लेती है कि भाई अगर मैं किसी से कहूँ कि भाई तुम ये जो बात कर रहे हो ये गलत है, वो ये समझता है कि मैं उससे कह रहा हूँ कि बेटा तू गलत है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग अपनी किसी भी बात को, कोई भी बात को अपने से जोड़ लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ लोग मतलब कोई भी इंसान तार्किक नहीं हो सकता। बात ये है एक तार्किक होने में जो उसका पुराना विश्वास है, वो अपने पुराने विश्वास को अपने को समझता है कि अगर मेरा पुराना विश्वास गया तो मतलब मैं गया हूँ। ये सारी समस्या है। लोग अपने पुराने विश्वासों को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। वो समझते हैं कि अगर मैं किसी बात को टोक रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, तो समझ रहे मैं उनसे बहस कर रहा हूँ, उनको गलत सिद्ध कर रहा हूँ, जबकि मैं आपकी आइडियोलॉजी को, आपके विचार को गलत कह रहा हूँ और विचार आप नहीं हो। ये इंसान नहीं समझता। यहाँ पे जो जनता है वो इसी मायाजाल में बैठी हुई है और उसको ये जो बाबा का कल्चर है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये इसी पे बार बार अटकाता है कि भाई तुमने जो मैंने बात तुम्हें पहले से पता है, ये पुरानी रूढ़ी, पुराना अंधविश्वास, ये सब जो चीजें हैं ये तुम्हारी अपनी है। कभी इंसान बेचारा डिटैच होकर इनसे देख ही नहीं पाता कि ये सब असल में नहीं है। नहीं, मैं पैदा हुआ था, मैं साथ लेके थोड़ी नहीं आया था। ये पुराने शिवलिंग यहाँ रहते थे हिमालय पे, ये कहाँ है मुझे कब से पता थी? मुझे नहीं पता थी ना, ये मुझे बाहर से मिली है और अब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ट्रू बात है। कभी इंसान ऐसे हट के देख ही नहीं पाता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है जिसके कारण इन अंधविश्वासों से विज्ञान भले इतनी तरक्की कर गया है मगर फिर भी इंसान आज भी चौस में लिपटा हुआ है, क्योंकि वो इन मान्यताओं को उससे जोड़ के देखता है, हमेशा वो अपनी आइडेंटिटी से जोड़ के चलता है। ये एक मेरी समझ के हिसाब से मैं यहाँ इस कंक्लूजन तक पहुंच पाया हूँ। जी, बहुत एक अच्छी आलोचना रही। तो मतलब बहुत दिनों बाद इतने ब्रॉड एक चीज़ पे बात की। तो आप तीनों अगर कोई एंड नोट छोड़ना चाहे दर्शकों के लिए तो इस बार अभी से शुरू करते हैं, अभी बताइए। हाँ, क्यों नहीं। सबसे वही ज़रूरी चीज़ है कि सारी जो बाहरी चीज़ें हैं, जो सोशल चेंज आज का मुद्दा था, या यही वाली चीज़ भी है। और अभी हमने जब हमने करा कि ह्यूमैनिटेरियन और क्या कहते हैं, जो अपना जो क्या था, अरे हाँ, गॉड सेंट्रिक, वही बेवकूफ़ी पना जो है पूरा। तो ये जितने भी हमने इश्यूज़ पर बात करी, इन सब में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है इंडिविजुअलिटी की। तुम जितना खुद से पहले प्रश्न करना शुरू करोगे, जब तक तुम एक्चुअली ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं करोगे कि 2 मिनट, ये जो अभी मैं फालतू की मान्यता मान रहा हूँ, और तुम थोड़ा सा भी दम नहीं रखोगे इस चीज़ के लिए कि अरे ये जो बात बोली जा रही है धर्म के विरुद्ध, जो तुम बोलते हो धर्म, या जो भी है धर्म, अपने आप में धर्म बोल लो, तुम जो भी बोलना, ये जो तुम बोल रहे हो उसमें थोड़ी दिक्कत है, और ये दिक्कत तुम्हें ही दिक्कत पहुंचा रही है, ऐसा नहीं किसी और को। कि ये जो बात तुम्हारी गलत है, ये गलत बात है और इसका फर्क मुझ पर पड़ रहा है, तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। ये जो तुम्हारी गलत बात है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा नुकसान कर रही है। जब इंसान इस नज़रिए से चीज़ों को देखते देखते आगे बढ़ता है, तब शायद कुछ हो सकता है। रही बात क्रांति की या फिर रेवोल्यूशन की, वैचारिक रूप पर में क्रांति आने की बहुत आवश्यकता है और बहुत दूर है, ये दुख की बात है। इसलिए हमें इस पर और काम करना चाहिए, और सबको सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर करना चाहिए, ना कि बाहरी लेवल पर। बाहरी लेवल पर भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, पर इंडिविजुअल लेवल पर जब तक लोग सोच विचारना शुरू नहीं करेंगे तब तक कोई क्रांति नहीं आएगी, और सबसे पहली चीज़ आवश्यक वही है। जी, चलिए अर्पित भैया से ख़त्म करेंगे। हिमांशु, आपका क्या कहना है एंड नोट पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
मैं बेसिकली यही मैसेज देना चाहूँगा कि आलोचना को आप एक्सेप्ट करें, वेलकम करें। आलोचना को आप अपने से बाहर ना समझें। आलोचना को समझिए कि आपसे क्या कहा गया, क्यों कहा गया, उस पर एनालिसिस करें। और आपकी आलोचना आप समझिए कि आलोचना हो सकती है, अगर आप सही है तो आपकी आलोचना कोई कैसे कर देगा अगर आप सही है, और कर दिया तो कुछ कम है तो उसको सुधार लेके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भाई लाइफ एक प्रोग्रेस है, इसमें भाई कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता ना, धीरे 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 करते 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 परफेक्ट होता है। तो इसलिए आलोचना सुनिए, उस आलोचना के हिसाब से अपने आप को सुधारिए। और क्या नाम है, आलोचना को खुद से मत जोड़िए, किसी भी बात को खुद से मत जोड़िए बिल्कुल। क्योंकि कोई बात ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल आपकी अपनी, आपने सब इस दुनिया में आकर ही शिकार। तो किसी बात को इस तरीके से मत जोड़िए कि अगर वो आगे जाकर गलत सिद्ध हो और आप उससे हटे तो आप इजीली हट सके कि भाई हाँ अब तक मैं इसको सही। क्योंकि बचपन में मैं भी कई अंधविश्वासों में फंसा हुआ था, मैं भी कई सारी चीज़ें मानता था। तो लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मुझे समझ में आया तो उससे मैंने खुद को हटा दिया कि भाई ये ऐसा नहीं है कि मैं वो कह रहा हूँ कि हटा ही दिया। मैं आज तक यहाँ पहुँचा हूँ, कोई चीज़ हो सके मुझे फिर से सही लगने गया तो मैं ओपन हूँ फिर से, कि मुझे आगे जाके मान लीजिए मंदिर जाना अच्छा लगा तो मैं फिर से जाना शुरू कर दूँगा। आज तक इस कॉन्फिडेंस पे पहुँचा हूँ कि भाई आपको उसका रीज़न नहीं है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल ले लिया जस्ट मैंने। तो किसी भी चीज़ को कुत्ते में को इस तरीके से जोड़ के मैं चलिए, अपने आलोचना को सच्चाई सुने और समझिए कि आपके बाहर नहीं हो रहा है, आपकी एक विचारधारा है, आपने चीज़ पकड़ ली, एक मान्यता पकड़ ली है, उस पर बाहर हो रहा है, उसकी आलोचना की जाती है। बस जी भैया, आप क्या बताना चाहेंगे आखिर में? तो मेरे तो ये कहना है लोगों को कि भाई ये जो इतने इमोशनल लोग मैं देखता हूँ ना अपने आसपास, अपने देश के अंदर, ये जो ओवर इमोशनैलिटी है, इससे बाहर आ जाओ यार। इसने तुम्हारा कुछ भला नहीं करा, इसने तुम्हें बर्बाद करा है। पास्ट उठा के देख लो, आप इतने इमोशनल थे, आप इतने भक्ति आपने की भगवानों की, इतना सब कुछ किया, लेकिन उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं रहा। आप भले दूसरों पर दोष डालो कि भाई उसने ये कर दिया हमारे साथ, उसने वैसा कर दिया, इस वजह से हम ऐसे थे, वरना तो हम विश्वगुरु थे, वरना तो सोने की चिड़िया थी। ये सब खुद को आप बहला सकते हो, धोखा दे सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके अंदर कोई बहुत भारी कमी थी। इसी वजह से आप बार बार जो है आप पर लोग गुलामी आपने झेली, और बार बार लोग आपको आकर आप पर रूल करते रहे। तो वो जो कमी थी, मुझे जो समझ में आता है, वो कमी शायद ये थी कि हम बहुत आदर्शवादी बातें करते रहे हैं बहुत पुराने टाइम से। हम सोचते थे कि हम जो इतना जो मतलब भारतीय दर्शन जो विकसित हुआ, उस दर्शन में देखो तो बड़ी हमने आदर्शवादी बातें करी हैं। हमने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए, ब्रह्म के कॉन्सेप्ट बनाए, और उसमें मतलब कैसे हुआ ब्रह्मांड में ये वो, और जो हम आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, इन सब चीज़ों की बातें करते रहे। लेकिन भौतिक उन्नति, उसके बारे में सोचा ही नहीं किसी ने, जबकि वो पहला स्टेप है। अगर भौतिक उन्नति आप कर लेते हो, उसके बाद में आध्यात्मिक उन्नति का नंबर आता है। पहला स्टेप आप लोगे नहीं, सीधा बीच का स्टेप स्किप करके दूसरे स्टेप पर जाने की कोशिश करोगे तो पैंट फट गई आपकी। तो वो नहीं करना है, वो गलती आज भी कर रहे हो आप। आज भी जो है बहुत सारे गुरु हैं, आपको बताएंगे कि जो अध्यात्म है वो तो बड़ी ऊंची चीज़ है, और वेस्ट जो है वो परेशान है, और वो अध्यात्म की तरफ आ रहे हैं, और आप क्यों नहीं आ रहे अध्यात्म की तरफ। भाई वो आ रहे हैं, वो आ सकते हैं, वो एलिजिबल हो गए हैं उसके लिए। जैसे कि ना आपने अगर 10th क्लियर कर ली तो आप 11th में जाने के लिए एलिजिबल हो गए, तो वो हो गए एलिजिबल। आप नहीं हुए अभी, आप टीचर हो, अभी आप अध्यात्म के लायक नहीं हो। आप पहले भौतिक उन्नति करो, पहले पैसा कमाओ, कुछ बनो, कुछ करो। उसके बाद जब आप कुछ सोच सकते हो कि हाँ अब आध्यात्मिक उन्नति के बारे में हम सोचेंगे। अध्यात्म का शब्द भी मुंह पर लाना गुनाह है आपके लिए, वो अभी आपके लिए है ही नहीं, भूल जाओ उसको। और ये जितने भी आध्यात्मिक चूरन आपको चटा रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा। आप कहीं नहीं पहुंचोगे इनसे। ये मतलब ये एक ओशो ने एक प्रवचन में बोला था कि अध्यात्म जो है वो मंदिर का शिखर है, लेकिन मंदिर का शिखर बनाने के लिए पहले नींव तो बनानी पड़ेगी ना। आप शिखर के बारे में बहुत सुंदर बातें कर सकते हो, शिखर ऐसा होगा वैसा होगा, उसमें ऐसे हीरे जड़े हैं और ये है वो है। जब तक नींव नहीं होगी ना, वो शिखर आपकी कल्पनाओं में हो सकता है, लेकिन साकार नहीं होने वाला हो। साकार वो तब होगा जब आप नींव डालोगे। वो नींव भारत ने डाली नहीं है, पास्ट में भी नहीं डाली। ऊंची ऊंची बातें करते रहे शिखर की, आज भी कर रहे हैं। नींव पहले डाल दो। पहले जो हमारे जो देश के लोग हैं ना, वो कम से कम इस काबिल हो जाए कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, और उनके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म हों। इस बारे में सोचना पड़ेगा, और वो लोगों को ही सोचना पड़ेगा इस बारे में। बातें करनी भी लोगों को अवेयर करना पड़ेगा।
वो सोचेंगे तो होगा। नेताओं से उम्मीद पालोगे, नेताओं के लिए भी इमोशनल हो जाते हैं लोग, मतलब नेताओं के लिए कौन इमोशनल होता है यार? वो तुमने उसको इलेक्ट करके वहां पर भेजा है तुम्हारा काम करने के लिए, उसके लिए क्यों इमोशनल हो रहे हो? लेकिन वही है, ऐसे हमें लगता है, मतलब हमें लगता है कि शायद हम इमोशनल होंगे, और वो इस तरह की चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं कि वो अगर आप किसी में इतना भावनाओं का इन्वेस्ट कर दोगे तो पूरी कायनात उस चीज़ को साकार करने में जुट जाएगी। इस तरह की बकवासें हम सुनते आए हैं। तो ये है, बस मेरा तो यही कहना है। जी, धन्यवाद आप तीनों का ही, आप तीनों ने इतना समय दिया और बहुत अच्छी आलोचना रही। फिर कभी चाहूँगा कि ऐसे किसी मुद्दे पे हम एक हो। धन्यवाद आज के लिए।